राइट बच्चों, आज का जो सेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। इसको मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर आप इस सेशन की ट्रिक्स को फॉलो करोगे तो आपके कम से कम 5 से 10 मार्क्स तो इजीली बढ़ेंगे 12th बोर्ड के एग्जाम में। राइट, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक्चुअली पता ही नहीं कि पेपर प्रेजेंट कैसे करना है, लिखना कैसे है, कौन से क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, बराबर कितना आपका लेंथ होना चाहिए, राइट, और कहाँ पे हमें कम लिखना है, कहाँ ज्यादा लिखना है, कहाँ पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना पड़ता है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं है। सो ये सेशन में हम लोग बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे। आपका पेपर का पैटर्न कैसे रहेगा, ठीक है, उसके बाद में आपको कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, सब कुछ मैं बताऊंगा, एकदम डिटेल में बताऊंगा। हर एक क्वेश्चन को हम लोग चेक करने वाले हैं कि हर एक क्वेश्चन को आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। राइट, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपका पेपर का पैटर्न जो है, आपने 2-3 राउंड दिए हैं तो आपको एक आइडिया, एक अंदाजा लग गया रहेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछते हैं। ठीक है बच्चों, पहले जो पैटर्न था वो बहुत अलग था और अभी ये न्यू सिलेबस का पैटर्न जो है ना, ये इसमें काफी चेंजेस आए हैं। सही है। सो देखो, ये ऐसा कुछ आपका पेपर पैटर्न है। पहले ये बता दो, सबको स्क्रीन दिख रही है क्या, और प्लस सबको स्क्रीन का कंटेंट विजिबल है क्या, मतलब काफी छोटा तो नहीं हो गया, ये मेरे को एक बार बता दो। इज इट विजिबल टू ऑल? सबको दिखाई दे रहा है? राइट, ओके, यस। सो बच्चों, अभी क्या करना है, अभी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि एग्जैक्टली आपका पेपर का पैटर्न किस तरीके से आता है, राइट, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, सो सी यहाँ पे क्या क्या लिखा है, देखो, सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो उसमें आपको ऑप्शन नहीं होता है। राइट, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसमें आपको ये जो कैटेगरीज है, बुलेट पॉइंट जो दिए मैंने आपको यहाँ पे, इसमें से कोई भी 4 टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, कंप्लीट द कोरिलेशन, इकोनॉमिक टर्म लिखना पड़ता है, और ऑड आउट हमें लिखना पड़ सकता है। तो ये बोर्ड की मर्जी है, बोर्ड हमें ये सारे टाइप्स में से कोई भी 4 टाइप के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कंपलसरी है, इसमें आपको कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पे कटते हैं। तो हम लोगों को पहले तो पूरा ट्राई करना चाहिए कि हमारे मार्क्स एटलीस्ट इस क्वेश्चन में कट ना हो, बराबर। सो दैट मस्ट बी आवर अटेम्प्ट। ओके, अच्छा, ये बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 20 मार्क के लिए आता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड ए, सेकंड बी, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। बताऊंगा मैं हर एक चीज आपको डिटेल में, ठीक है, बट आपको ये भी बता रहा हूँ कि पहले जो पैटर्न था उसमें काफी चॉइसेस अवेलेबल थे, अभी काफी कम चॉइस हो गए। ठीक है, इनफैक्ट मेरे को लगता है कि मैंने 1-2 राउंड्स में आपको शायद से कल का एक राउंड अपना हुआ था, उसमें मैंने आपको ये जो आंसर इन डिटेल वाला क्वेश्चन होता है, मैंने आपको ज्यादा चॉइस दिया था, बट एक्चुअली एग्जाम में ज्यादा चॉइस नहीं होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, यू हैव टू सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 3। 3 ही देंगे क्वेश्चन, 3 में से 2 आपको लिखने हैं। ठीक है, मैंने शायद आपको 4 क्वेश्चंस दिए थे 2-3 एग्जाम से, और उसमें से आपको 2 लिखने के लिए बोल रहा था, बट आपको मेन एग्जाम में 3 ही क्वेश्चंस देते हैं, उसमें से आपको 2 लिखना पड़ता है। ठीक है, हर क्वेश्चन में चॉइस होता है एक्सेप्ट दी फर्स्ट क्वेश्चन, बराबर। हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन को, तो हम लोग वो इंडिविजुअल क्वेश्चंस किस तरीके से आंसर करना है वो आपको एक अंदाजा आएगा। अच्छा, अभी ना मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि वो पेपर लिखते कैसे हैं। बच्चों, सबसे पहली चीज आप लोग बताओ मेरे को, थोड़ा इंटरेक्टिव रखते हैं इसको। आपके पास आंसर शीट आ गया तो आप सबसे पहली चीज क्या करते हो, बताओ, व्हाट डू यू डू? अगर आपके हाथ में आंसर शीट है तो सबसे पहली चीज आप क्या करोगे? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू? राइट, मार्जिन ड्रॉ करना है। वेरी गुड। ठीक है, मार्जिन ड्रॉ करना है, सबको पता है। कैसे ड्रॉ करना है बहुत लोगों को नहीं पता है। ठीक है, सो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स किस तरीके से मार्जिन ड्रॉ करते हैं पहले थोड़ा बताता हूँ। ठीक है, और मार्जिन हमें कैसे ड्रॉ करना चाहिए मैं वो आपको सिखा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। बच्चों, मार्जिन ड्रॉ करने का पर्पज क्या है? मार्जिन हम लोग इसलिए ड्रॉ करना चाहिए बिकॉज जो पेपर चेक कर रहा है आपका, उसको आसानी हो कि आपने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ये उसको एक अंदाजा लगता है। दैट इज द ओनली पर्पज ऑफ ड्रॉइंग द मार्जिन। अब मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स 2 मार्जिन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये सबसे पहली गलती है। 2 मार्जिन मतलब कैसे ड्रॉ करते हैं? लेफ्ट साइड में थोड़ी सी मार्जिन ड्रॉ करेंगे, राइट साइड में भी मार्जिन ड्रॉ करेंगे। उनको ऐसा लगता है कि अगर दो साइड से मार्जिन ड्रॉ किया जाए तो ये बहुत सही जुगाड़ है, जिससे हम लोग अपने कंटेंट को बड़ा दिखा सकते हैं। बच्चों, पेपर चेक करने वाला पर्सन बेवकूफ नहीं है। राइट, एक ही मार्जिन ड्रॉ करना है, वो भी कहाँ ड्रॉ करना है? लेफ्ट साइड में हल्का सा आपको मार्जिन ड्रॉ करना है। ठीक है, ज्यादा बड़ा मार्जिन ड्रॉ नहीं करना है। मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है कि किस तरीके से आपको मार्जिन ड्रॉ करना चाहिए। राइट, सो दिस इज द राइट वे टू एक्चुअली ड्रॉ द मार्जिन, बराबर।
ये मार्जिन ड्रॉ करने का सबसे सही तरीका। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो मतलब मार्जिन जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा भी है हाउ टू प्रेजेंट योर पेपर। ठीक है, तो आप जब पेपर प्रेजेंट करोगे तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले मार्जिन ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला काम यही करना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो क्या करते हैं, वो जैसे जैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, जैसे जैसे वो पेज पलटाते हैं, तब वो मार्जिन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला काम, कोई भी क्वेश्चन लिखने के पहले अंदाजा एक 15-20 पेजेस पे आपको मार्जिन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, प्लीज एक बड़ा स्केल कैरी करो। पेंसिल से मार्जिन को ड्रॉ करना है, पेन से ड्रॉ नहीं करना है। जब आप पेन से ड्रॉ करते हो तो पेन का इंक छूटता है और बहुत गंदा पेपर प्रेजेंट होता है। सो ऑलवेज यूज अ पेंसिल। पेंसिल लेना है और पेंसिल यूज करके आपको लेफ्ट साइड में हल्का सा पतला सा मार्जिन ड्रॉ करना है। मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, उसी तरीके से आपको मार्जिन ड्रॉ करना है। ये आपका जो आंसर बुकलेट है, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से मार्जिन को ड्रॉ करना है, बराबर। सो यू हैव टू ड्रॉ अ थिन मार्जिन। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी आप मार्जिन ड्रॉ करते हो, मार्जिन का इस्तेमाल कैसे करना है वो दिमाग में रखो। बच्चों, मार्जिन में ही आपको क्वेश्चन नंबर लिखना चाहिए। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, सपोज मेरे को क्वेश्चन 1 का ए वाला बिट सॉल्व करना है, राइट। मैं क्या करूंगा, मैं क्वेश्चन 1 इस तरीके से प्रेजेंट करूंगा। मैंने मार्जिन में लिखा नंबर। ठीक है, मार्जिन में मेन क्वेश्चन लिखना चाहिए और कुछ भी नहीं आना चाहिए मार्जिन में, राइट। सो क्वेश्चन 1 का ए बिट मेरे को सॉल्व करना है, बराबर, और ये इसका आंसर में लिखना स्टार्ट करूंगा, बराबर। अच्छा, जब आंसर लिखोगे, सपोज इमेजिन करो बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर जब लिखते हैं तो वो पॉइंट वाइज लिखते हैं। वो सही तरीका है, पॉइंट वाइज ही आपको आंसर लिखना चाहिए। सपोज कोई आंसर आप पॉइंट वाइज लिख रहे हो, बच्चों जब थ्योरी आंसर आप लिखते हो पॉइंट वाइज, तो उसमें जो पॉइंट्स आप दोगे ना, वो मार्जिन में लिखना नहीं चाहिए। यू मस्ट ऑलवेज राइट दी पॉइंट्स हियर। ठीक है, इधर लिखना है, अंदर लिखना है, मार्जिन के अंदर नहीं लिखना है। मार्जिन का यूज किस लिए करोगे, सिर्फ मेन क्वेश्चन लिखने के लिए, और कुछ वहां पे लिखना नहीं चाहिए। अगर मैं आपका पेपर चेक कर रहा हूं तो मैं देखूंगा कि मार्जिन में आपने क्या क्वेश्चन लिखा है, और मेरे को उससे हेल्प होगा कि ये स्टूडेंट ने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, बराबर। तो मार्जिन हेल्प करता है पेपर चेक करने वाले को, राइट। अच्छा, एक दो चीजें और बता रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये डाउट मेरे को पूछते हैं, बच्चों प्लीज प्लीज ये चीज जो है ना, इसमें कंजूसी मत करो। देखो, वहां पे पेपर जो है ना आपका खुद का नहीं लगने वाला है। ठीक है, पेपर वो देते हैं, जितने पेपर मांगोगे, जितने सप्लीमेंट मांगोगे, आपको सब मिलेगा वहां पे। तो मेरा एक सजेशन क्या होता है, ये देखो, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन 1 में आपको 4 बिट्स सॉल्व करने, राइट। ठीक है, क्वेश्चन 1 का ए, क्वेश्चन 1 का बी, क्वेश्चन 1 का सी, क्वेश्चन 1 का डी। बहुत सारे टीचर्स ये सजेशन देते हैं कि आप सेम बिट के क्वेश्चंस को सेम पेज पे लिख सकते हो। सही सजेशन है, कुछ गलत नहीं इसके अंदर। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप सेम बिट के सेम क्वेश्चन को भी आप जो है सेम पेज पे ना लिखें। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप अलग अलग पेजेस यूज करोगे फॉर डिफरेंट क्वेश्चंस तो ज्यादा बेटर होगा। देखो, मैंने यहाँ लिखा भी है, फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन में 1 ए लिखा, ठीक है, आपका पूरा पेज फिल नहीं हुआ है, कुछ नीचे जगह बची है, छोड़ दो उसको, बिंदास छोड़ो। ठीक है, अगले पेज पे आ जाओ, फ्रेश पेज पे आपको क्वेश्चन 1 का बी बिट लिखना चाहिए। ठीक है, ऐसा करने से एक अच्छा प्रेजेंटेशन जो है लगता है, बराबर। हर क्वेश्चन को आप नया नया पेज यूज करो, सेम बिट का है तो भी नया पेज आपको यूज करना चाहिए। दिस इज अगेन माय सजेशन। ठीक है, एटलीस्ट आप इकोनॉमिक्स में तो ये कर ही सकते हो। क्वेश्चन 1 का बी बिट मैं क्या करना चाहिए, देखो यहाँ लिखा है, अवॉइड राइटिंग अ न्यू आंसर ऑन द सेम पेज। सेम पेज पे नया आंसर मत लिखो। नया आंसर अगर आपको लिखना है तो आप उसको फ्रेश पेज दो और फ्रेश पेज पे आपको लिखना चाहिए। सही है, तो क्वेश्चन 1 का ए और क्वेश्चन 1 का बी बिट, भले ही क्वेश्चन 1 है उसका ए और बी बिट ही है, बट आपको ये भी फ्रेश पेज पे लिखना चाहिए। ऐसा मेरा अगेन सजेशन रहेगा, राइट। अच्छा, और क्या लिखा है यहाँ पे नेक्स्ट। हाँ बच्चों, ये देखो, ये मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, मार्जिन ड्रॉ तो करते बराबर से बट यूज नहीं करते मार्जिन का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देख लो, आपको ये यहाँ से एक अंदाज आएगा। ठीक है, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, हाउ टू प्रेजेंट योर पेपर में। बच्चों एक चीज और मैं बता रहा हूँ, जब आप मार्जिन ड्रॉ कर रहे हो तो मार्जिन के बाहर क्वेश्चन नंबर नहीं लिखना। ठीक है, दिस इज रॉन्ग वे टू प्रेजेंट। ओके, यू मस्ट ऑलवेज यूज द मार्जिन फॉर राइटिंग द क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन 1 का ए बिट मेरे को सॉल्व करना है, ये अंदर लिखना है, मार्जिन के अंदर लिखना है। दिस इज द राइट वे टू प्रेजेंट। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आ गया मार्जिन कैसे ड्रॉ करना है, उसका यूज भी कैसे करना है। ये बेसिक चीज मैंने आपको भी बताई है, राइट। अच्छा बच्चों, मार्जिन ड्रॉ करने का काम सबसे पहला काम होता है। मैं सारे क्वेश्चंस आपके लूंगा बट एंड में, ठीक है। ओके, सो हाँ, तो बच्चों अगेन, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया मार्जिन कैसे ड्रॉ करते हैं, राइट। ठीक है, मैं बीच बीच में आपके क्वेश्चंस भी चेक करते जाऊंगा, चैट बॉक्स को मैंने ओपन रखा है, राइट। अच्छा बच्चों, अभी हम लोग एक काम करते हैं, एक एक करके
हर एक क्वेश्चन किस तरीके से प्रेजेंट करना है मैं आपको वो सिखा रहा हूं, ठीक है। अभी जैसे कि सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है उसमें चार आपको अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसमें चॉइस नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया, देखो ये यहाँ पे आते हैं फिर से, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे बच्चों अगेन मैं आपको यही एक्सप्लेन कर रहा था कि ये पेपर पैटर्न जो है आपका, इसमें क्या होगा, इसमें अगेन ये जो क्वेश्चंस है, ये सारे जो क्वेश्चंस है, इसमें से कोई भी चार क्वेश्चंस आपको बोर्ड के एग्जाम में आएंगे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अभी हर एक वैरायटी का क्वेश्चन देखते हैं, आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, बराबर। सो वेरी फर्स्ट जो टाइप का क्वेश्चन है, ये देखो, ये ऐसा क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आता है। क्या लिखा है यहाँ पे, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड बच्चों, चूज द करेक्ट ऑप्शन का एक सैंपल मैंने यहाँ रखा है, ठीक है। और वो सैंपल से हम लोग ये देखेंगे कि आपको ये किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन मतलब क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन, एक सेंटेंस दिया जाता है और उसके नीचे कुछ चार ऑप्शंस आपको दिया जाता है, आपको सही वाला ऑप्शन जो है वो लिखना है, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, अब इसको प्रेजेंट कैसे करना है, सबसे पहली चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पे रखा है, दिस इज फ्रॉम टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो देखो यहाँ पढ़ते हैं हम लोग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन का लिखा है, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है बच्चों। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स सिखाता है, ये आपको ऑब्वियसली आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, करेक्ट। तो इसमें ना यहाँ पे ये चार चीजें लिखी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, नन ऑफ दिस। अब ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए, ऑप्शंस क्या है, पहला ऑप्शन एबीसी, ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन ए एंड बी, ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन ओनली ए, यही सही, ये सही आंसर है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस, ये भी गलत हो गया। तो अपना आंसर क्या, अपना आंसर है ऑप्शन सी, राइट। अब है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूरा सेंटेंस लिखते हैं एग्जाम में, उसके नीचे लिखते हैं ऑप्शन 3 ओनली ए, ऐसा नहीं करना, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन को आपको सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। आप पूरा सेंटेंस लिखोगे, इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन को सेंटेंस नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही आपको पूरा सेंटेंस लिखना पड़ता है। कहां पे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो थोड़ा आप पेशेंटली इसको सुन लो, फिर से बता रहा हूं। चूज द करेक्ट ऑप्शन में आपको सिर्फ इसका आंसर कैसे लिखोगे बताता हूं, ठीक है। सपोज ये क्वेश्चन 1 का फर्स्ट मेरे को सॉल्व करना है, मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट, ठीक है, इसका आंसर कैसे लिखूंगा, मैं आंसर लिखूंगा ऑप्शन 3, ऑप्शन 3, ठीक है। ऑप्शन 3 क्या है, ओनली ए, ओनली ए। ये इस तरीके से आपको लिखना है, दैट्स इट। आपने क्या किया, आपने ऑप्शन 3 ओनली ए, बस इतना ही लिखा। ये क्वेश्चन 1 का फर्स्ट का आंसर, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट का आंसर। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं, मतलब आपको सेंटेंस लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना है, इधर सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा है देखो, नो नीड टू राइट एंटायर सेंटेंस व्हाइल आंसरिंग। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को टाइम बचाओ बच्चों, क्योंकि इकोनॉमिक्स के पेपर में मेरे को पता है कि बिल्कुल टाइम नहीं होता है और कुछ कुछ आंसर्स काफी बड़ा आपको लिखना पड़ता है, इधर टाइम वेस्ट करके कुछ मतलब नहीं बनता है। सो अवॉइड राइटिंग द सेंटेंसेस, ठीक है। ओके, तो ये मैंने आपको पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है बताया, बराबर। अच्छा, इसका आंसर कर सकते हो तो कर दो। सेकंड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट्स स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन से कॉन्सेप्ट्स हम लोग स्टडी करते हैं, नेशनल इनकम, फैक्टर प्राइसिंग, जनरल प्राइस लेवल, प्रोडक्ट प्राइसिंग। इसका आंसर कोई बताएगा, एनीवन हु कैन टेल मी द आंसर? सी एंड डी, सेकंड वाला, एक सेकंड रुक जाओ, क्या है आंसर इसका? ऑप्शन 4, राइट, एक सेकंड। ऑप्शन 4 क्या लिखा है बच्चों, ऑप्शन 4 इज सी एंड डी, राइट। तो सी क्या है, फैक्टर प्राइसिंग, एंड डी इज प्रोडक्ट प्राइसिंग। ये दोनों भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के ही कॉन्सेप्ट है, तो इसका आंसर होगा 4th, ठीक है। ऑप्शन 4 सी एंड डी, दिस इज द राइट आंसर। बच्चों अगेन, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे प्रेजेंट करना है, दिस स्पेसिफिकली अप्लाइज फॉर इकोनॉमिक्स। अलग अलग सब्जेक्ट का ज्यादा बेहतर ये होगा कि आप अलग अलग सब्जेक्ट के फैकल्टी से डिस्कशन करना, ठीक है। हर सब्जेक्ट का लिखने का तौर तरीका चेंज होता है। मैं मेरे सब्जेक्ट के अब तक बता रहा हूँ, इकोनॉमिक्स में आप ऐसा लिखोगे तो बिल्कुल आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, इसमें आपको बिल्कुल दिमाग में डाउट नहीं रखना चाहिए, राइट। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपको बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है वो है कंप्लीट द कोरिलेशन, राइट। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, कंप्लीट द कोरिलेशन जो होता है बच्चों, इसमें आपको हिंट दिया जाता है और वो हिंट यूज करके आपको एक अप्रोप्रिएट वर्ड लिखना पड़ता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि कंप्लीट द कोरिलेशन। कोरिलेशन मतलब आपको यहाँ पे देखो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, राइट। माइक्रो इकोनॉमिक्स को अगर स्लाइसिंग मेथड बोलते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं? तो आप अगर अच्छे से आपने पढ़ा है तो आपको यहाँ पे सही वर्ड गेस करना है। कैन यू टेल मी द आंसर? अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्लाइसिंग मेथड बोलते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं? आंसर इज लंपिंग मेथड, राइट।
सो इसका आंसर है लंपिंग मेथड, बराबर। तो जब आप इसको लिखोगे कैसे लिखना चाहिए, अब ऐसे क्वेश्चन के लिए यू मस्ट राइट दी एंटायर सेंटेंस व्हाइल आंसरिंग, पूरा सेंटेंस लिखो। पूरा सेंटेंस क्यों लिखना चाहिए, बिकॉज बच्चों जब हम लोग कोरिलेशन लिखते हैं ना तो एक वर्ड का मीनिंग नहीं बनता है, हमें वो पूरा कोरिलेशन लिखना चाहिए तब उसका मतलब कुछ निकलता है। इसलिए प्रेफरेबली कोरिलेशन वाले क्वेश्चंस में आपको पूरा सेंटेंस लिखना चाहिए। मतलब अगर मैं सेकंड का फर्स्ट बिट का आंसर कर रहा हूं, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया उसका आंसर कर रहा हूं, मैं क्या करूंगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज टू स्लाइसिंग मेथड, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज टू लंपिंग मेथड लिख के मैं उसको अंडरलाइन या बॉक्स करूंगा। जैसे दिया है वैसे करो, यहाँ बॉक्स दिया है, आपको बॉक्स बनाना है पेपर में, उसको लिखना है लंपिंग मेथड, ठीक है। सो ये वाले क्वेश्चन को आपको पूरा सेंटेंस लिखना चाहिए। बताओ बच्चों समझ में आ रहा है क्या सबको, राइट। सो जहां पे लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। सो अगेन सेकंड का आंसर भी बताएगा मेरे को, सेकंड का आंसर बता दो चलो। सो व्हाट इज द आंसर फॉर सेकंड, सेकंड का आंसर माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग ट्री बोलते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग बोलेंगे फॉरेस्ट, है ना। हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट बोलेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, हाँ अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, सुन लो अच्छे से। मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी इज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी को क्या नाम देंगे, कोई बताएगा इसका आंसर क्या होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्योरी को क्या नाम देते हैं हम लोग, प्राइसिंग थियरी, थियरी ऑफ प्राइस, ठीक है बिल्कुल। बच्चों प्राइसिंग थियरी भी बोल सकते हैं इसको, प्रोडक्ट थियरी भी बोल सकते हैं, फैक्टर प्राइसिंग थियरी भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। अब बहुत बार क्या हो सकता है, कभी कभी हमें एक डाउट आता है, सर इसके तो एक नहीं दो नहीं तीन तीन आंसर्स है, तब क्या करें। सुन लो अच्छे से, अगर आपके दिमाग में डाउट आ रहा है कि सर यहाँ पे मेरे को एक से ज्यादा आंसर लग रहा है, ज्यादा बेटर क्या होगा पता है, ऑब्लिक करके दो तीन आंसर चिपका दो। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज वी आर अवॉइडिंग एनी टाइप ऑफ रिस्क। पता नहीं यार वो 12th का बोर्ड जो चेक कर रहा है उसको सही आंसर पता है नहीं पता है, बहुत बार क्या होता है वो मॉडल आंसर्स चेक करके आपको मार्क्स देता है। सो टू बी ऑन सेफर साइड, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन के एक नहीं दो नहीं ज्यादा आंसर्स है, जितने आंसर्स आपको पता है ऑब्लिक करके सारे आंसर लिख दो। हाँ सब सही होने चाहिए तब मार्क्स चलेंगे, उसमें से एक आधा सही है तो मार्क्स कटने के चांस है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो दो तीन आंसर्स है लिख दो, बिल्कुल लिख दो, बिंदास लिख दो। आप आपके रिस्क को अवॉइड कर रहे हैं, जैसे कि ये थर्ड के दो तीन आंसर्स है, ठीक है। प्राइस थ्योरी, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर प्राइसिंग, ये सब आप जो है अलग अलग नाम आप लिख सकते हो, सही है। सो ये मेरा आपको बताया कि कंप्लीट कोरिलेशन को आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। ओके सो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आते बच्चों, देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, राइट। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अब प्लीज ध्यान से सुनना बच्चों, जब आपको कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बोल दिया गया, ये तो सबसे इजी वाला क्वेश्चन है। पहले हम लोग एक काम करते हैं, आंसर कर लेते हैं, ठीक है। आपको स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है, कुछ नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स जैसा होता है, बचपन में किया हुआ फिल इन द ब्लैंक्स, सेम वैसे यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ क्या लिखा है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन अ लीनियर कर्व एट एक्स एक्सिस इज डैश। बच्चों बताओ ना यार, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन अ लीनियर कर्व एट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे आपको पूछा गया है, एक्स एक्सिस पे क्या होता है बता दो। एक्स एक्सिस पे होता है जीरो, राइट, इसका आंसर जीरो है, हमें पता है इसका आंसर जीरो है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको ऑप्शन टिक नहीं करना है, आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, पूरा सेंटेंस लिखो, इसका आंसर कैसे प्रेजेंट करोगे, फर्स्ट का आंसर कैसे लिखोगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन अ लीनियर डिमांड को एट एक्स एक्सिस इज जीरो, जीरो को अंडरलाइन करो, ठीक है। अंडरलाइन करना जरूरी नहीं तो मार्क्स कटेंगे, पूरा सेंटेंस इधर लिखना चाहिए। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन वैसा है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कंप्लीट करो बोल रहा है वो, सिर्फ आप एक आंसर लिख के छोड़ नहीं सकते। इधर अगर आप आंसर लिख के छोड़ोगे हो सकता है मार्क्स मिले, हो सकता है मार्क्स कटे, चांस क्यों लेना चाहिए यार, ठीक है। व्हाई टू टेक रिस्क, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, ठीक है। ओके चलो, तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट का जो आंसर है ना, आप कैसे करोगे, आपको सेंटेंस लिखना चाहिए, आंसर लिखना चाहिए, मेरी गारंटी मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। बट अगर आपने सिर्फ आंसर लिखा तो मार्क्स कट भी सकते हैं, नहीं भी कट सकते हैं, राइट। चलो ठीक है, सेकंड का आंसर कोई बताएगा मेरे को क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व एट y एक्सिस इज इक्वल टू, ये तो कितना इजी है, x एक्सिस पे जीरो है तो y पे क्या होगा, y पे होगा इंफिनिटी। क्या करोगे, कैसे लिखोगे, पूरा सेंटेंस लिखना है और आंसर लिखना है, जो आंसर है उसको अंडरलाइन करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस या स्टेटमेंट बोला गया है, तो ब्लैंक जो है वो आपको बराबर बताना पड़ेगा कि आपने आंसर लिखा है, राइट। चलो सो दिस इज वेरी इजी, दिमाग में जो भी डाउट्स है होपफुली क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को डाउट पूछा है, सर पूरा सेंटेंस लिखना चाहिए क्या, सर सिर्फ आंसर लिखोगे तो चलेगा क्या, कुछ कुछ जगह चलता है, कुछ कुछ जगह नहीं चलता है, कोरिलेशन पूरा लिखना है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पूरा लिखना है। हाँ यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है, सर अंडरलाइन करते वक्त पेन से अंडरलाइन करना चाहिए पेंसिल से,
दोनों से भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पेन या पेंसिल कोई भी यूज आप कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। पेंसिल जनरली 3 चीजों के लिए यूज कर सकते हो, मार्जिन ड्रॉ करने के लिए, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए और अंडरलाइन करने के लिए, दैट्स इट, ठीक है। पूरा सेंटेंस प्लस ऑप्शन लिखा, तो ऑप्शन लिखना क्यों है भाई, ऑप्शन नहीं लिखना है, सही आंसर लिखना है, ऑप्शंस पूरा लिखते मत बैठो, सिर्फ मैंने अभी बताया कैसे लिखना है, देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व एट एक्स एक्सिस इज 0, बस इतना लिखना है। ऑप्शंस क्यों लिख रहे हो, ऑप्शन तो क्वेश्चन का पार्ट है, अपने आंसर का पार्ट थोड़ा ना होगा, बराबर। चलो सो ये वाला डाउट भी क्लियर हो चुका है होपफुली। नेक्स्ट पॉइंट पे बच्चों मैं आता हूं, गिव इकोनॉमिक टर्म, वेरी वेरी सिंपल, गिव इकोनॉमिक टर्म, दिस कुड बी ट्रिकी, ध्यान से सुनना, इधर सेंटेंस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इकोनॉमिक टर्म देना है, क्वेश्चन जैसा वैसा आंसर, सिंपल। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको क्वेश्चन में पूछा है सिर्फ इकोनॉमिक टर्म दे दो, मतलब क्या होता है ये बच्चों, ऐसा क्वेश्चन होता है जहां पे एक सेंटेंस के बेसिस पे आपको एक आइडिया लगता है कि ये कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बस आपको कॉन्सेप्ट का नाम लिख के छोड़ना है, बराबर। करते हैं इसको हम लोग सॉल्व, तो आपको एक आइडिया आएगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, अ सिचुएशन वेयर मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड एट लोअर प्राइस, बच्चों प्राइस कम है और हम ज्यादा क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन बोलते हैं या इंक्रीज बोलते हैं, बताओ जरा। दिस इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। हाँ, अब कुछ चीजों का ख्याल रखो, एक्सपेंशन लिख के छोड़ो मत, ट्राई टू आंसर इन डिटेल, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड पूरा लिखो, ठीक है, थोड़ा उसका इज्जत है, सिर्फ नाम लिख के छोड़ो मत, नाम के साथ सरनेम भी छोड़ो, ठीक है, एक्सपेंशन लिख के छोड़ो मत, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड पूरा इज्जत से लिखोगे तो मार्क्स कटने का स्कोप कम होगा, ठीक है। सो अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ शॉर्टकट, ठीक है, पूरा लिखना है, ढंग से लिखना है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड यहाँ पे प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, वो आपको इकोनॉमिक टर्म में लिखना चाहिए, राइट। अच्छा, अब कैसे लिखोगे, सीधा सीधा आपको आंसर लिखना है, आपको सेंटेंस यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, दो ही जगह सेंटेंस कंप्लीट करना है, कोरिलेशन में, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस में, बाकी इकोनॉमिक टर्म जब लिख रहे हो कोई जरूरत नहीं कि आप पूरा सेंटेंस दोबारा रिपीट करो, बराबर। अच्छा, इसका आंसर कोई कर सकता है सेकंड का, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल, क्या बोलते हैं इसको, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड कर्व, वेरी गुड, सो राइट आंसर इज डिमांड कर्व, चलो ठीक है। अच्छा, और क्या लिखा है, अ कमोडिटी व्हिच कैन बी पुट टू सेवरल यूजर्स, हाँ सेवरल यूजर्स, एक चीज के बहुत ज्यादा यूजर्स, झंडू बाम, एक बाम तीन काम, बताओ क्या बोलते हैं इसको। हाँ, अभी मेरे को कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं मल्टीपर्पज, मल्टीपर्पज कमोडिटी इज द राइट आंसर, समझ में आ रहा है, सिर्फ मल्टीपर्पज लिखोगे ना शायद मार्क्स कट सकते हैं, बी केयरफुल, क्या बता रहा हूं, पूरा लिखना है, कोई चांस या कोई रिस्क लेना नहीं है, ठीक है। ओके बच्चों, अगेन सो यहाँ पे मल्टीपर्पज कमोडिटी इज द राइट आंसर, सिर्फ मल्टीपर्पज लिखोगे पता नहीं, उसका मूड रहा मार्क्स दे देगा, उसका मूड खराब रहा मार्क्स काट देगा, करेक्ट। तो हमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है बाबू भैया के लैंग्वेज में, राइट। सो पूरा सेंटेंस लिखना है बच्चों, और यहाँ पे आप लिखोगे ऐसा तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। नेक्स्ट फोर्थ क्या है, मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड अदर देन प्राइस, प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर्स की वजह से अगर डिमांड मेरा बढ़ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, राइट, दिस इज द राइट आंसर। और लास्ट क्या है, लास्ट है अ डिजायर व्हिच इज backed by willingness to purchase and ability to pay, ये किसका डेफिनेशन है, दिस इज डिमांड, सिंपल, डिमांड इज द आंसर, बस समझ में आया आपको, राइट। तो इकोनॉमिक टर्म देना है, सिर्फ सेंटेंस लिखे बगैर आपको सिर्फ आंसर लिखना है, दैट्स इट, ओके। चलो, तो ये मैंने आपको बताया किस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, एक और टाइप का क्वेश्चन होता है जो मेरे ख्याल से काफी रेयर आपको है ना टेक्स्ट बुक में मिलेगा, एक आधा क्वेश्चन मुश्किल से होगा, बता दो वो भी क्या है। सो अगला जो बच्चों क्वेश्चन का टाइप है वो है चूज द रॉन्ग पेयर, ठीक है। सो चूज द रॉन्ग पेयर में एग्जैक्टली क्या होता है, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो चूज द रॉन्ग पेयर वाला है, इसमें आपको क्या करना है, आपको जो गलत जोड़ी जुड़ी है बस वो आपको ऑप्शन जो है उतना ही लिखना है। अब प्लीज पूरा का पूरा टेबल वो आपको बनाना नहीं है, आपको सिर्फ जो गलत वाला पेयर दिख रहा है बस वो ऑप्शन आपको आंसर के फॉर्म में लिखना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है, हार्डली 5-6 सेकंड लगेंगे आंसर लिखने को, बराबर। मतलब ये क्वेश्चन अगर आ गया तो ये पूरा लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप कैसे लिखोगे, वेरी सिंपल, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो आपको इसमें से क्या गलत लग रहा है आप बताना, ठीक है। अभी रॉन्गली मैच पेयर क्या है, नेशनल इनकम कमिटी 1949 में बनी है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च है, इनकम मेथड में हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते, राइट, ये भी चाहिए। अच्छा, एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग ऐसा नहीं करते बच्चों, एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ये ऐड नहीं करते, इनकम मेथड का तरीका है, बराबर। तो ये डी वाला पेयर मेरे को गलत लग रहा है,
मैं क्या करूंगा, मैं सही आंसर कैसे चूज करूंगा, यहाँ नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। सो ऑप्शन 1 इज ए, ऑप्शन 2 इज बी, ऑप्शन 3 इज सी एंड ऑप्शन 4 इज डी। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 4 डी इज द राइट आंसर, बराबर। आपको क्या करना है, सिर्फ इतना ही लिखना है, ऑप्शन ऑप्शन 4 डी, बस दिस इज योर आंसर। इतना ही आपका आंसर है, खत्म, खत्म, खेल खत्म। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू राइट द एंटायर सेंटेंस व्हाइल आंसरिंग। बताओ बच्चों, ये भी आपको अगर समझ में आ गया है, नेक्स्ट टाइप आ रही है तो बहुत सिंपल है। इसमें ये वाला जो चूज द रॉन्ग पर है ना, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, मॉड्यूल बोल रहा हूँ, सॉरी, ज्यादा क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, ठीक है। बट जितने भी है आपको एक बार देख के जाना चाहिए, राइट। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, गिव इकोनॉमिक टर्म। अच्छा, गिव इकोनॉमिक टर्म ऑलरेडी मैंने बता दिया ना, ठीक है। फाइंड ऑड वन, हाँ फाइंड ऑड वर्ड आउट। हाँ, फाइंड ऑड वर्ड आउट बहुत सिंपल होता है। ऑड वर्ड आउट मतलब क्या होता है, आपको कौन सा अटपटा सा लग रहा है, कौन सा हटके लग रहा है, कौन सा ऐसा टर्म है जो मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखो आपको क्लू दिया जाता है यहाँ पे पहले से ही, ठीक है। और इधर भी आपको कुछ वापस से सेंटेंस दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो वर्ड जो अलग लग रहा है वो आपको लिखना है, ऑड वर्ड आउट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं आपको समझ रहा है क्या। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स, इसमें से सारे बैंक अकाउंट के टाइप से एक छोड़ के जो नहीं है वो आपको देखना है और आपको आंसर करना है। सेविंग अकाउंट बैंक अकाउंट का टाइप है, ठीक है। डीमैट अकाउंट बैंक अकाउंट का टाइप नहीं है, तो स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदने के लिए हम लोग डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, राइट। रिकरिंग अकाउंट बैंक अकाउंट का टाइप है, करंट अकाउंट बैंक अकाउंट का टाइप है, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, डीमैट अकाउंट। क्या करना है, सिर्फ डीमैट अकाउंट, बस इतना ही लिखना है, दैट इज ऑल, दैट इज ऑल, बराबर, ठीक है। अच्छा तो बच्चों सेकंड का आंसर करो जल्दी से। अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, म्यूचुअल फंड रेगुलेटेड है, ठीक है। निधि अनरेगुलेटेड है, सॉरी निधि कंपनी, सॉरी निधि चिटफंड लोन कंपनीज, ये सारे अनरेगुलेटेड है। म्यूचुअल फंड रेगुलेटेड होता है, राइट। तो अपना सही आंसर क्या है, अपना सही आंसर यहाँ पे होगा म्यूचुअल फंड। कैसे लिखोगे, सिर्फ म्यूचुअल फंड लिख के आंसर करना है, दैट इज ऑल, ठीक है। अच्छा, और थर्ड का आंसर करना, फाइनेंशियल एसेट्स इसमें से कौन सा नहीं है, बॉन्ड्स है, लैंड नहीं होता है, ठीक है। लैंड इज नॉट अ फाइनेंशियल एसेट, वो रियल एसेट है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डेरिवेटिव सारे फाइनेंशियल एसेट्स हैं एक्सेप्ट लैंड, तो इसका आंसर लैंड। और ये क्वांटिटेटिव टूल्स मतलब जो आरबीआई के हथियार होते हैं, ठीक है। बैंक रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस है, फॉरेन एक्सचेंज रेट ये नहीं है, ये आरबीआई यूज नहीं करती है ऑब्वियसली, इस तरीके से यूज नहीं करती है। वेरिएबल रिजर्व रेशियोज ये भी है, ठीक है। तो इसका आंसर है फॉरेन एक्सचेंज रेट। बच्चों आपको समझ में आया क्या, हाँ ना, कुछ बता दो। मैं आपको जो बता रहा हूँ कैसे लिखना है, वो अगर आप फॉलो करोगे आपका टाइम बचेगा। अदरवाइज आप बिन काम का पूरा सेंटेंस लिखोगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है पूरा सेंटेंस लिखते हैं और फिर बोलते हैं सर पेपर हमारा पूरा अटेम्प्ट नहीं हुआ। भाई अटेम्प्ट कैसे होगा जब आपको ये पता ही नहीं है कि आपको कहाँ कितना लिखना है, ठीक है। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, टाइम बचाना है और कहाँ लगाना है वो आपको सीखना बहुत जरूरी है, राइट। तो मैंने आपको काफी सारे टाइप्स बताए। अच्छा इसमें एक दो क्वेश्चन और है, रुक जाओ। हाँ, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन होता है, असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस। मेरे को लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस समझ में नहीं आता है। क्या है ये बता दो, सुनो बच्चों। असर्शन एंड रीजनिंग क्या होता है? असर्शन मतलब एक सेंटेंस दिया जाता है, ध्यान से सुनना है आपको, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे यहां से। असर्शन मतलब क्या, आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, ठीक है। आपको खुद को पूछना है क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है, ठीक है। असर्शन मतलब सेंटेंस दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, और उसके नीचे उसका रीजन दिया जाता है। रीजन मतलब ये ऐसा है बिकॉज ये ऐसा ऐसा कारण है, इसका रीजन है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको पहले देखना है असर्शन सच है या गलत है, रीजनिंग देखना है, रीजनिंग भी सच है या गलत है, और असर्शन और रीजनिंग मैच हो रहे क्या वो भी देखना। मैं आपको सिखाऊंगा ये सिंपल से एग्जांपल्स। देखो क्या लिखा है, सिंपल सिंपल इजी इजी स्टेप्स फॉलो करना है। पहला रूल, चेक करो असर्शन सच है या गलत है। अब देखो यहाँ असर्शन क्या लिखा है, असर्शन लिखा है, assertion मतलब सेंटेंस, ओके। रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस हैव विटनेस्ड अ शार्प डिक्लाइन इन वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, ठीक है। बच्चों रीजनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब क्या, पहले बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस थे कोलकाता, अलग अलग जगह पे, ठीक है। आजकल हम लोग देखते हैं ये रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस से कोई खरीदता नहीं, ठीक है। कोई बताएगा मेरे को आज इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन से दो स्टॉक एक्सचेंजेस है, ये कॉन्सेप्ट आपको पूछो, चलो बताओ कौन से इंडिया में आज सबसे ज्यादा दो पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंजेस है, एनएसई एंड बीएसई, ये हमें पता है, राइट, ठीक है। तो जो असर्शन लिखा है वो सच है या गलत है, आप लोग बताओ। ये बोल रहा है कि जो रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस है उसमें ज्यादा आजकल ट्रेडिंग नहीं होता है। दिस इज ट्रू, बिल्कुल सच है। रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस मतलब पहले हर एक रीजन में अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस हुआ करते थे,
20, 21, 22, 23 इतने कुछ स्टॉक एक्सचेंजेस थे, आज दो ही स्टॉक एक्सचेंजेस सबसे ज्यादा पॉपुलर है, बराबर। सेंटेंस बिल्कुल सही है। सो मैं यहाँ लिखता हूँ दिस इज ट्रू, मैं मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ ये सच है, ठीक है, ये सच है। अच्छा, और क्या है, रीजनिंग, इन्वेस्टर्स प्रेफर टू ट्रेड इन सिक्योरिटीज लिस्टेड इन प्रीमियम स्टॉक एक्सचेंजेस लाइक बीएसई एनएसई, ठीक है। बच्चों आजकल लोग किस में ज्यादा प्रेफर करते हैं, बीएसई और एनएसई में प्रेफर करते हैं। ये सेंटेंस सच है क्या, ये बताओ। ये जो सेंटेंस लिखा है ये भी सच है, बिल्कुल बीएसई और एनएसई में लोग ज्यादा ट्रेड करते हैं। सो इवन दिस इज ट्रू, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जो असर्शन है और उसका जो रीजनिंग है वो मैच हो रहा है क्या, देखो जरा, मतलब दोनों सेंटेंस को मिला के पढ़ो। रीजनल स्टॉक एक्सचेंज में वॉल्यूम कम हुआ है क्योंकि बीएसई और एनएसई में वॉल्यूम बढ़ा है, बिल्कुल ये मैच हो रहा है। रीजनिंग असर्शन को मैच होता है ना, रीजनिंग असर्शन को मैच हो रहा है, बराबर, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मतलब ये जो सेंटेंस है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नीचे लिखा है। अब आपको ऑप्शन चूज करना है, इसका ऑप्शन बच्चों क्या होगा, आप में से कोई भी बता दो, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। बोथ ए एंड आर, बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड रीजनिंग, एक सेकंड, इसका आंसर थर्ड होगा ना, बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड रीजनिंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, सही है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आपको कैसे लिखना है, वेरी सिंपल, सही वाला ऑप्शन लिख दो, खत्म, सही वाला ऑप्शन लिखना है, खत्म। सेंटेंस रिपीट करने की जरूरत नहीं है, इधर भी नहीं है। नो नीड टू राइट एंटायर सेंटेंस व्हाइल आंसरिंग, टाइम बचाओ, टाइम बचाओ बच्चों, क्योंकि टाइम सही जगह आपको इस्तेमाल करना चाहिए। बताओ, ये यहां तक मैंने आपको सारे के सारे जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो जहां पे चॉइस नहीं होता है, वो मैंने आपको बताया। इज इट क्लियर, इधर किसी को कुछ डाउट है, पूछ सकता है, अभी पूछ लो, साथ में डिस्कस हो जाएगा, राइट। सारे मैंने आपको टाइप्स बताए हैं कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें से सारे एग्जाम में आएंगे जरूरी नहीं है, ठीक है। इसमें से बोर्ड अपने मर्जी से कोई भी 4 टाइप आपको पूछेगा और 5 मार्क का क्वेश्चन होता है, 5 into 4 is 20, 20 मार्क का ये क्वेश्चन होता है, राइट। ओके, वेरी गुड, इफ एवरीथिंग इज क्लियर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स का कैसे करना है, फिल इन द ब्लैंक्स ऑलरेडी मैंने बताया, कंप्लीट द सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स ही होता है, बराबर। आपको पूरा सेंटेंस वही लिखना है, सिर्फ 2 जगह मैंने बताया आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, कौन से 2 जगह, कोरिलेशन में, और अगेन यहां पे मैंने आपको बताया कंप्लीट द सेंटेंस में, राइट। अच्छा, असर्शन में सिर्फ ऑप्शन लिखना है कि ऑप्शन का पूरा सेंटेंस नहीं, ऑप्शन ही लिखना है बस, ऑप्शन मतलब पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा, सॉरी। अभी इसका आंसर मैं कैसे लिखूं, इसका ऑप्शन 3 बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये लिखना पड़ेगा, इतना तो लिखना पड़ेगा। आपका आंसर कितना होगा पता है, इतना, ये पूरा जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूं इतना आपको लिखना चाहिए, दिस इज योर आंसर, ठीक है, इतना आपको लिखना पड़ेगा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस मेरे को ऐसा आ रहे हैं, सर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो है वो टेक्स्ट बुक से आएंगे क्या, बिल्कुल जरूरी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूरे टेक्स्ट बुक से अगर बोर्ड पूछेगा तो पेपर में क्या दम रहेगा, कहीं से भी आ सकता है, ठीक है, कहीं से भी आ सकता है, ओके। चलो ठीक है, कुछ और स्पेसिफिक क्वेश्चंस है इससे जुड़े हैं तो पूछो, बाकी क्वेश्चंस मैं और लेता हूं, राइट। अगर कुछ क्वेश्चंस मैं आंसर नहीं कर पा रहा हूं, मेरे को अलग से सेपरेटली पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर। सेशन को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं बच्चों, ठीक है। मैं जो भी अनआंसर्ड क्वेश्चंस है मैं अलग से आंसर करूंगा, जो मेरे को जैसा टाइम मिलेगा तब, राइट। चलो, सो अभी मैंने आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर कैसे लिखने हैं बताया, ऑब्जेक्टिव टाइप वाले, बराबर। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों यहां से भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा फेज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, क्या बता रहा हूं ध्यान से देखना। अच्छा, ये भी रह गया, सॉरी, आइडेंटिफाई द राइट ग्रुप ऑफ पेयर। ओके, राइट ग्रुप ऑफ पेयर मतलब आपने बचपन में मैच द पेयर किया होगा, ठीक है। यहाँ पे मैच द पेयर एग्जैक्टली वैसा नहीं है, बट आपको अगेन ऑप्शन के फॉर्मेट पे दिया जाता है, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। पहले इसको आंसर हम लोग करते हैं, देखो आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। बताओ बच्चों ये इसका आंसर क्या होगा, अगर मैं पेयर यहाँ पे जोड़ने की कोशिश करूं, डायरेक्ट टैक्स क्या है इसमें से, पर्सनल इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है ना। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी, बराबर। फाइन, फीस एंड फाइन्स, ये क्या है, ये गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, ठीक है, सरप्लस बजट से इन्फ्लेशन होता है। सो ये मैंने इस तरीके से पेयर को जोड़ा है, ये ऐसा प्रेजेंट नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। आपको क्या करना है, ऑप्शंस दिए, सही ऑप्शन चूज करना है। सही ऑप्शन कौन सा होगा बताओ, व्हाट इज द राइट ऑप्शन बच्चों, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, बराबर। तो ऑप्शन सी
ऑप्शन सी क्या है वो पूरा लिखना है, दैट इज द आंसर, खत्म, खेल खत्म, मतलब आपको सिर्फ इतना ही लिखना है ऐसे, ठीक है। ऑप्शन सी, ये इतना ऐसे ऐसे पैर है, बस इतना लिख के छोड़ना है, दिस इज द ओनली थिंग यू नीड टू राइट, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं, फिर से टेबल बना दे मत बैठो, बराबर, टाइम बताओ, राइट, ओके। सो यहाँ पे होपफुली मैंने आपको सारे पॉइंट बताए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों। अच्छा, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, ठीक है, पता है आपको, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट नाम का एक क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन यही होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कौन सा होता है, एक तो आपको कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करके उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है, बराबर, और एक आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन का क्वेश्चन आता है ना। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं, देखो ये यहाँ पे, ये एक बार हम लोग देखते हैं कि ये ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट, राइट, 2 मार्क का क्वेश्चन है, सिर्फ 2 मार्क का क्वेश्चन है, कितना लिखना है बता दो। एग्जाम्पल लेते सामने, अभी बच्चों देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन मॉडल का है, सलमा परचेज स्वेटर फॉर हर फादर इन विंटर सीजन, ठीक है, कैन यू आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट। सलमा ने स्वेटर परचेज किया फादर के लिए विंटर सीजन में, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम यूटिलिटी, राइट, बहुत सारे स्टूडेंट्स सही आंसर दे रहे हैं। अच्छा, इसको कैसे लिखोगे बच्चों, अभी ये समझ लो मार्क्स का ब्रेकअप कैसे, मतलब किस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। पहले तो आपको कॉन्सेप्ट को पहचानना है, और दूसरा आपको कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा ब्रीफली लिखना है, दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट सही पहचानते हो उसका 1 मार्क है, और आप एक्सप्लेन करते हो कॉन्सेप्ट को उसका 1 मार्क है, दैट्स इट, ठीक है। कितना लिखना है सर ये बता दो, मैं बता दू, सुनो। फॉर एग्जाम्पल अभी ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट हमने आइडेंटिफाई किया है, सो व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का नाम है टाइम यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, बस इतना ही लिखना है, ठीक है। इधर कुछ लंबा चौड़ा एक्सप्लेन नहीं करना है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट में यहाँ पे आपको टाइम यूटिलिटी के बारे में थोड़ा कुछ बताना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको टाइम यूटिलिटी के बारे में बताना है, बराबर। अच्छा, कितने पॉइंट्स लिखना है सर, वेरी सिंपल बच्चों, एक कॉमन मैं आपको एक इसका हिसाब बता दो, जितने भी मार्क का क्वेश्चन होता है इंटू 2 करो, उतने पॉइंट लिखना है। मतलब अगर सपोज आपने कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई किया तो उसका 1 मार्क मिल रहा है, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हो उसका 1 और मार्क मिलेगा, ठीक है। 1 मार्क मतलब कितने पॉइंट, इंटू 2 पॉइंट्स लिखना है, कम से कम 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखना चाहिए। सो आप क्या करोगे, जब आप एक्सप्लेन करोगे कॉन्सेप्ट को टाइम यूटिलिटी के, तो आपको 2 पॉइंट्स लिखना चाहिए, कम से कम 2 पॉइंट्स लिखो। जब भी पॉइंट्स लिखोगे मेहरबानी करके पैराग्राफ में लिखना बंद करो बच्चों, पैराग्राफ में जब आप लिखते हो वो प्रेजेंट अच्छा नहीं होता है, दिस इज द फैक्ट, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की हैंडराइटिंग गंदी है, ठीक है, और बच्चों हमें समझ में आता है हमारी हैंडराइटिंग कैसी है, यू बी दी जज, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स खुद से बोलते हैं सर मेरी हैंडराइटिंग गंदी है, ठीक है, हैंडराइटिंग गंदी है तो बचपन से अभी तक सुधरी नहीं है, तो अभी तो सुधारने का टाइम गया, हैंडराइटिंग अभी नहीं सुधरती है, ठीक है, हैंडराइटिंग नहीं सुधरती है बट प्रेजेंटेशन तो सुधर सकता है। हैंडराइटिंग खराब है, ठीक है, मान सकता हूं मैं, प्रेजेंटेशन तो सुधर सकता है। अब मैं बता रहा हूं बच्चों प्रेजेंट कैसे करना है, प्लीज ध्यान से सुनना, प्लीज पैराग्राफ में अवॉइड करो, पैराग्राफ में नहीं लिखना है आंसर। अभी फॉर एग्जांपल मेरे को टाइम यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, मैं क्या करूंगा, मेरे को 2 पॉइंट लिखना है, मैं स्मॉल ए लिख के पहला पॉइंट लिखूंगा और स्मॉल बी लिख के मैं दूसरा पॉइंट लिखूंगा, 2 पॉइंट्स लिखूंगा, उसको लगेगा हाँ ये स्टूडेंट ने बराबर लिखा है, कॉन्सेप्ट बराबर लिखा है 1 मार्क, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन बराबर लिखा है 1 मार्क, एक और एक 2 मार्क, आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। आप एग्जामिन पेपर चेक करने वाले को आप हेल्प कर रहे हो कि देखो मैंने सही तरीके से प्रेजेंट किया, आप मेरे को पूरे मार्क्स दो, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आप पेपर चेक करने वाले का मूड बड़ा अच्छा सेट कर रहे हो। एक सिंपल सी बात मैं बताता हूं बच्चों, ये बात अगर आपको समझ में आ गई ना, तो आपको ये जरूर समझ में आ गया कि मैं प्रेजेंट कैसे करूं, ठीक है। नॉर्मली मैं हर एक स्टूडेंट को ये बोलता हूं बच्चों, हर बैच में मैं ऐसा बोलता हूं कि आपको जो लगता है कि ये आप बेस्ट लिख पाते हो वो आपको सबसे पहले लिखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये आंसर मेरे को उतना परफेक्टली नहीं आता है, वो आंसर आप एंड में लिखो। क्यों ऐसा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इमेजिन करो मैं आपका पेपर चेक करो, ठीक है, जो पर्सन 12th के बोर्ड के पेपर चेक करता है उसको तो आपका नाम नहीं पता है, ठीक है। अच्छा, प्लस वो आपको जज कर रहा है आपके पेपर के प्रेजेंटेशन के तरीके से। अगर सपोज मैं आपका पेपर चेक कर रहा हूं और मैं पहली बार कोई स्टूडेंट का पेपर चेक कर रहा हूं, मैं क्या करूंगा, देखूंगा स्टूडेंट ने किस तरीके से प्रेजेंट किया है। शुरुआत के आंसर्स अगर आप ढंग से लिखते हो ना, तो आपके आंसर में कुछ कमियां रह गई एंड में तो छुप जाती है, सही है। सो बेस्ट थिंग पहले प्रेजेंट करना है, दी फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर सबसे पहले लिखने की कोशिश करना, बराबर। अच्छा, एक चीज और क्लियर करता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को पूछते हैं सर हम क्या क्वेश्चंस का सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, मतलब मेरे को लास्ट वाला क्वेश्चन सबसे पहले लिखना है, जो 8 मार्क का क्वेश्चन होता है बड़ा वाला, वो सर मैं पहले लिखूंगा तो चलेगा क्या।
मत करो, मेरा सजेशन है मत करो, अवॉइड दिस, अवॉइड करो। अगर सपोज आपको लिखना ही है तो लिख सकते हो, बट क्या, बट ऐसा मत करो लास्ट के क्वेश्चन का एक बिट अभी सॉल्व किया, फिर बीच में ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर दिया, फिर वापस लास्ट के क्वेश्चन का दूसरा बिट सॉल्व कर रहे हो। अलग अलग क्वेश्चन का खिचड़ी मत बनाओ, डू नॉट कंफ्यूज द पेपर चेकर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप या तो पूरा सीक्वेंस वही मेंटेन करो जो आपको क्वेश्चन की फॉर्मेट में दिया है। ठीक है, अदरवाइज आपको सीक्वेंस अगर चेंज करना है, करना नहीं चाहिए, मेरा सजेशन है, बट अगर आपको करने की इच्छा है तो अगर 8 मार्क का क्वेश्चन जो होता है उसको आप पहले अटेंड करो, तो पहले सारे वो वाले बिट के क्वेश्चन अटेंड करो, फिर दूसरे बिट पे आओ। ठीक है, सो इस तरीके से अगर आप प्रेजेंट करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, राइट। सो दिस इज द राइट वे ऑफ प्रेजेंटिंग द पेपर, बराबर। अच्छा बच्चों, अभी मैं आपको और क्या बता रहा हूँ, ठीक है, जस्ट मिनट, एक मिनट रुक जाओ। राइट, सो बच्चों मैं आपको क्या बताता था, मैं आपको ये बता रहा था कि आपको किस तरीके से आंसर लिखना चाहिए। अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ पैराग्राफ, पॉइंट में लिखो, ढंग से लिखो तो आपको आंसर मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से लिखना है मैंने आपको बताया, ज्यादा लंबा यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाओ। कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करना है, लिखना है, एक्सप्लेनेशन 2 पॉइंट्स लिखना है, खत्म। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन किस तरीके से लिखना है ये बताता हूं मैं आपको। राइट, सो बच्चों डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 मार्क का आता है क्वेश्चन, बराबर। अब डिस्टिंग्विश बिटवीन में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को ये पूछा है, सर कितने पॉइंट्स लिखे। सिंपल सा हिसाब फिर से रिपीट करो, हर थियरी पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हो, इकोनॉमिक्स के लिए तो करना ही है। 2 मार्क का क्वेश्चन है, इंटू 2 करो, 4 पॉइंट्स लिखना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन के 4 पॉइंट्स लिखना है। सर 4 पॉइंट्स कैसे बनते हैं, हर एक डिस्टिंग्विश बिटवीन के 4 पॉइंट्स बन ही नहीं सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चंस चूज करो जहां पे आपको लगता है हाँ मेरे को 4 पॉइंट्स लिखने आएंगे, बराबर। सो ट्राई करो, 4 पॉइंट्स बनाने की कोशिश करो, बनते हैं, जबरदस्ती बनाते तो जरूर बनते हैं, राइट। चलो अब मैं आपको बता दूं कैसे प्रेजेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला एक डिस्टिंग्विश बिटवीन है स्टॉक एंड सप्लाई, कैसे लिखोगे उसका एक तरीका है, ये तरीका फॉलो करोगे तो बहुत सही तरीके से आप इंप्रेस कर रहे हो। ठीक है, शुरुआत के क्वेश्चन में हमें इंप्रेशन झाड़ना है, राइट। अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ, स्टॉक एंड सप्लाई कैसे लिखोगे बच्चों, इसको 3 हिस्सों में बांटो प्रेफरेबली। ठीक है, फर्स्ट इज बेसिस, सेकंड इज स्टॉक एंड सप्लाई। ये स्टॉक और सप्लाई में हमें फर्क बताना है। बेसिस क्या होता है, बेसिस मतलब हम लोग किस किस बेसिस पे, किस आधार पे हम लोग दोनों में फर्क बता रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे से अगर सबसे पहले आपको डेफिनेशन याद है, ठीक है, स्टॉक का डेफिनेशन अलग है, सप्लाई का अलग है, तो आप क्या करोगे, आप बेसिस में लिखोगे डेफिनेशन। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट लिखो डेफिनेशन, इधर आना चाहिए डेफिनेशन, बराबर। इधर डेफिनेशन लिखोगे और यहाँ पे स्टॉक का क्या डेफिनेशन है और सप्लाई का क्या डेफिनेशन है वो लिखोगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिख सकते हो, स्टॉक और सप्लाई दोनों में से वाइडर कॉन्सेप्ट कौन सा है बता सकते हो, कोई बताएगा मेरे को, स्टॉक और सप्लाई में से सबसे बड़ा वाला कॉन्सेप्ट कौन सा है बताओ, स्टॉक और सप्लाई में से सबसे बड़ा वाला कॉन्सेप्ट कौन सा है। स्टॉक इज दी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, राइट। नाउ बच्चों प्लीज अंडरस्टैंड, स्टॉक बड़ा कॉन्सेप्ट है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे वाइडर कॉन्सेप्ट, वाइडर और नैरोअर कॉन्सेप्ट, वाइडर और नैरोअर कॉन्सेप्ट, सही है। और फिर हम लोग यहाँ पे उसको सब लिखेंगे कौन सा कॉन्सेप्ट वाइडर है और कौन सा कॉन्सेप्ट है नैरोअर, राइट। तो बेसिस आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जब भी आपको ऐसा लगता है कि सर पॉइंट्स नहीं बन रहे, ऑलवेज रिमेंबर एग्जांपल से आप पॉइंट्स को बढ़ा सकते हो। सो एग्जांपल लेके आप क्या कर सकते हो, आप और पॉइंट्स को एक्सटेंड कर सकते हो और पॉइंट्स को आप बढ़ा सकते हो, राइट। सो दिस इज हाउ यू शुड डू इट, बराबर। अच्छा तो बच्चों ये सब पॉइंट्स मैंने आपको बताया किस तरीके से आपको ये प्रेजेंट करने आना चाहिए, बराबर। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पे अभी मैं आपको और क्या चीजें बता रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे 4 पॉइंट्स बनाना जरूरी नहीं है, प्रेफरेबली प्रेफरेबली 4 पॉइंट्स बनाना चाहिए, क्यों, क्योंकि मैंने आपको लॉजिक बताया, 2 मार्क का क्वेश्चन है, इंटू 2 करो, 4 पॉइंट्स आपको लिखने आना चाहिए, राइट। सो दिस इज हाउ यू शुड प्रेजेंट इट। अच्छा अभी इसमें एक चीज और होती है, एग्री और डिसएग्री वाला क्वेश्चन आपको किस तरीके से लिखना चाहिए, बराबर। बच्चों अभी एग्री और डिसएग्री वाला क्वेश्चन जो है, सेंटेंस स्टार्ट कैसे करोगे, सेंटेंस पढ़ो, सेंटेंस पढ़ने के बाद में आपको सबसे पहले लिखना जरूरी है आप एग्री करते हो या आप डिसएग्री करते हो। ठीक है, आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, डायरेक्टली आंसर लिखना स्टार्ट मत करो, डायरेक्टली आंसर कभी लिखना नहीं चाहिए, पहले हमेशा इस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए कि आप एग्री कर रहे हो या डिसएग्री कर रहे हो, बराबर। अच्छा बच्चों, राइट, तो यहाँ पे आपको एक चीज और, जब भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये एग्री और डिसएग्री वाला जो क्वेश्चन होता है ये 4 मार्क का क्वेश्चन होता है ना, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपका लेंथ कितना होना चाहिए,
ये प्लीज दिमाग में रखो। 4 मार्क का जो क्वेश्चन होता है बच्चों, उसमें आपको लेंथ होना चाहिए कम से कम 1 से 1.5 पेज, 1 से 1.5 पेज लिखना ही चाहिए आपने, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपको काफी सारे तरीके बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पे लेंथ बढ़ाना चाहिए, प्लीज ध्यान से सुनना। बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे वो क्या करके बताए, वो जब पैराग्राफ भी लिखते हैं ना तो उनका लेंथ छोटा हो जाता है। सो अवॉइड पैराग्राफ, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट लिखो। अब इसमें और क्या सेशन होगा, कुछ स्टूडेंट्स की हैंडराइटिंग काफी बड़ी होती है, जिनकी हैंडराइटिंग बड़ी है ये आपके लिए वरदान है, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज जिनकी हैंडराइटिंग बड़ी होती है उनके आंसर का लेंथ ना चाहते हुए भी बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। जिनकी हैंडराइटिंग काफी छोटी है, क्या कर सकते हैं वो लोग एक सेंटेंस, एक पॉइंट लिखने के बाद स्पेस छोड़ के, एक लाइन छोड़ के दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं। ये कौन से स्टूडेंट्स ऐसा करना चाहिए, ये सिर्फ वही स्टूडेंट्स करना चाहिए बच्चों जो बेसिकली जिनको ऐसा लगता है कि उनकी हैंडराइटिंग काफी छोटी है, जिनकी हैंडराइटिंग बड़ी है, रीजनल हैंडराइटिंग है, वो स्टूडेंट जो है वो अगेन जो है एक एक लाइन नहीं छोड़ेंगे तो भी चलेगा। एक चीज और, जब भी आप पॉइंट वाइज लिखोगे तो है ना, जनरली मैं ऐसा सजेशन देता हूं कि आप एबीसीडी फॉर्मेट में लिखो, ठीक है। देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, ठीक है, एबीसीडी ये फॉर्मेट से आप क्या कर सकते हो, आप इसको जो है वो बेसिकली बुलेट दे सकते हो, राइट। सो दिस इज अगेन द राइट वे ऑफ प्रेजेंटिंग द पेपर। बराबर एबीसीडी फॉर्मेट क्यों यूज करना चाहिए, बिकॉज जनरली क्या होता है जब नंबरिंग देते हो तो बहुत बार हो सकता है कि आपको कम पॉइंट याद आ रहा है, ठीक है। तो नंबरिंग से बेटर तरीका क्या होगा, नंबरिंग से बेटर तरीका होगा कि आप उसको अल्फाबेटिकली जो है वो अरेंज करोगे तो ज्यादा अच्छे से जो है वो आपका पेपर चेक हो सकता है। एक चीज और बच्चों, क्या होता है नॉर्मली बताएगा, अगर सपोज आपने एबीसीडी ई एफ जी एच ऐसे काफी पॉइंट्स लिखे, से इमेजिन करो, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि क्यों इस तरीके से आपको ये यूज करना चाहिए। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं आपको बताता हूँ एबीसीडी लिखने का क्या फायदा है, राइट। सो ये देखो बच्चों क्या होता है, सपोज इमेजिन करो कि आपको 8 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, और आपको 7 पॉइंट्स याद आ रहे हैं। आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, आपने 7 पॉइंट्स लिखे। सपोज इमेजिन करो कोई 4 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है, और आपको 8 पॉइंट लिखने हैं, आपने 7 ही लिखे हैं। क्या होगा पता है, मैं अगर आपका पेपर चेक कर रहा हूं, मैं देखूंगा अरे इसने 7 ही पॉइंट्स लिखे हैं, क्वेश्चन 4 मार्क का है, इसको मैं मार्क्स काट दूंगा। क्यों मार्क्स काटना है, बिकॉज आप मेरे को हेल्प कर रहे हो ये बताने में कि देखो मेरे को पूरे पॉइंट्स नहीं आते, मतलब 7 पॉइंट्स दिए तो वो मार्क्स प्रोपोर्शनेटली काट सकता है। एबीसीडी यूज करने का फायदा क्या है, एबीसीडी यूज करने का फायदा ये है, अगर सपोज मैं इसको इस तरीके से प्रेजेंट करता हूँ, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, अगर मैं इस तरीके से प्रेजेंट करता हूं तो क्या फायदा होगा बच्चों, हो सकता है कि उसको ये पता नहीं है कि जी अल्फाबेट पे कौन सा नंबर आ रहा है ना, उसको शायद अंदाजा नहीं होगा जी अल्फाबेट पे कौन सा नंबर आ रहा है। अच्छा सर उसने अगर गिन लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 गिन लिया तो ठीक है मार्क्स काटेगा, नहीं गिना तो फायदा, मार्क्स दे सकता है, राइट। सो ऑलवेज राइट इन एबीसीडी फॉर्मेट, जब भी आप कुछ उसको पॉइंट यूज करते हो तो एबीसीडी फॉर्मेट लिखना चाहिए। एक चीज और, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखे हैं जो अलग अलग बुलेट्स यूज करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा कुछ बुलेट यूज करते हैं 1 2 3 4, अवॉइड दिस, ये बिल्कुल नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा ऐसे करते हैं, वन हाइफन यूज करते हैं, ये भी अवॉइड करो, मत करो, ठीक है। ये सारे तौर तरीके बिल्कुल चलते नहीं बहुत जगह पे बच्चों, ये काफी सीरियस लेवल पे हो सकता है आपका पेपर ही चेक ना हो, इसको माल प्रैक्टिस में कंसिडर किया जा सकता है। प्लीज अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ बुलेट्स और स्पेशल सिंबल, स्टार भी यूज मत करो, बहुत सारे स्टूडेंट स्टार यूज करते हैं 1 2 3, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको एबीसीडी या 1 2 3 4 इस तरीके से ही आपको पेपर को प्रेजेंट करना है, वैसा लिखोगे। रोमन नंबर चलेगा क्या, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, रोमन नंबर भी चलता है, 1 2 3 4 भी लिख सकते हो, एबीसीडी भी लिख सकते हो, प्रेफरेबली एबीसीडी लिखोगे तो ज्यादा बेटर होगा, बराबर, ठीक है। मैंने रीजन बताया क्यों एबीसीडी लिखना चाहिए, राइट। अच्छा बच्चों इसको दो हम लोग सेशन में रखते हैं, ठीक है। मैं आपको अभी तो कुछ चीजें बता रहा हूँ, कल के सेशन में भी मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जरूर, बराबर। अच्छा जस्ट अ मिनट, राइट, एक पॉइंट रह गया था शायद, इसको मैं थोड़ा सा, हाँ, हाउ टू प्रेजेंट थियरी आंसर। तो ये मैंने आपको भी बताया, थियरी आंसर्स जो होते हैं, जो 4 मार्क का क्वेश्चन होता है, सिंपल सा लॉजिक लगाओ हिसाब, 4 मार्क का क्वेश्चन अगर कोई भी आपको पूछा है या फिर वो एग्री डिसएग्री वाला क्वेश्चन है, कम से कम 1 से 1.5 पेज आपको लिखने की कोशिश करना चाहिए, पैराग्राफ्स को अवॉइड करना चाहिए, एबीसीडी फॉर्मेट में लिखना चाहिए। अच्छा एक चीज और, जो आप एबीसीडी फॉर्मेट में पॉइंट्स लिख रहे हो ना, वो पॉइंट्स कहां लिखोगे, मार्जिन के बाहर लिखो। मैंने ऑलरेडी आपको बताया मार्जिन का यूज सिर्फ किस लिए करना है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखने के लिए करना है, और कोई कारण के लिए आपको मार्जिन को बिल्कुल यूज नहीं करना है, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट मैंने आपको बताया किस तरीके से आप ये लिख सकते हो, बराबर। एक लास्ट पॉइंट मैं बता रहा हूं, देन विल स्टॉप हियर टुडे। कल मैं आपको यही सेशन वापस कंटिन्यू करके बताऊंगा कैसे हम लोग पेपर को और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। अच्छा एक लास्ट पॉइंट मैं आपको क्या बता रहा था बच्चों, यस,
आई वॉज एक्सप्लेनिंग यू दिस पॉइंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका मैंने देखा है, क्या क्या वो गलतियां करते हैं ग्राफ ड्रॉ करते समय। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड व्हाइल ड्राइंग द ग्राफ। कौन सी चीजों का ख्याल रखना है, यहाँ पे मैंने लिखा है नंबरिंग देके। जब सपोज डिमांड का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, पहली चीज यूनिट्स लिखना भूलो मत, यूनिट्स लिखना जरूरी है, यूनिट्स को बहुत इज्जत है, ठीक है, यूनिट्स को बहुत रेस्पेक्ट है बच्चों, यूनिट्स लिखना जरूरी है, बराबर। याद लिखना, जैसे कि प्राइस लिखा है उसका यूनिट रुपीज है, क्वांटिटी डिमांडेड लिखा उसका यूनिट्स केजीज है, ये लिखना जरूरी है, भूलो मत। दूसरी चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो एक्सिस ही लिखते नहीं है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओरिजिन, ओ, ये लिखना जरूरी है, मेंशन करो एक्सिस को। तीसरी चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स कौन सा क्या ग्राफ है वो लिखते ही नहीं है, जैसे कि ये डिमांड का ग्राफ है, डीडीज डिमांड करो, ग्राफ को नाम दो, ठीक है। चौथी चीज, प्लीज पेंसिल का इस्तेमाल करो, बगैर पेंसिल से ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, पेन से ग्राफ तो बिल्कुल ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको बताई है बच्चों। ये सेशन को हम लोग एक और बार लेते हैं, मैं आपको कल वापस बताऊंगा कि और बैलेंस पॉइंट्स कैसे हम लोग लिख सकते हैं। सबसे मेन चीज 8 मार्क का क्वेश्चन कैसे लिखना है उसका मैं आपको एक सैंपल देके बताऊंगा, ढंग से बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो भी गड़बड़ नहीं करते, विल स्टॉप यू टुडे, मिलेंगे हम लोग कल नेक्स्ट सेशन में सेम टाइम पे, राइट। और मैं आपको बड़े क्वेश्चंस कैसे लिखना है वो आपको बताऊंगा, राइट। सो विल स्टॉप हियर। राइट बच्चों, कल का जो अपना सेशन था उसमें मैंने आपको बेसिक पॉइंट्स बताए थे, कैसे आपको पेपर को प्रेजेंट करना है और कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना है, राइट। तो आज हम लोग यही डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आपको और कुछ चीजें शेयर करूंगा कि और आप कैसे पेपर की प्रेजेंटेशन को बेटर बना सकते हो, राइट। और मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप अभी तक जिस तरीके से पेपर लिख रहे थे, अगर ये जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ लिखने के, वो अगर आप फॉलो करोगे तो सच में जेन्युइनली मेरी बात मान के चलो, कम से कम आपके 5 to 10 मार्क्स इजीली बढ़ जाएंगे बगैर कुछ किए, राइट। आप जितनी पढ़ाई करके आते हो, पढ़ाई करके पेपर प्रेजेंट तो करोगे ही आप, बट उसके अलावा ढंग से पेपर प्रेजेंट करने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, सही है। कल भी मैं आपको ये सेम चीज बता चुका हूँ, जो पर्सन आपका पेपर चेक कर रहा है वो आपको पहचानता नहीं है, ठीक है। तो आपको उसको इम्प्रेस करना बहुत जरूरी है, और शुरुआत में आप पेपर किस तरीके से लिखते हो उसको देख के वो आपको आगे के पेपर के मार्क्स देगा। इमेजिन करो जो पर्सन पेपर चेक कर रहा है उसका क्या मेंटालिटी होगा, उसके पास 100-200 पेपर्स होते हैं चेक करने के लिए, राइट। तो वो क्या करेगा, वो आपका पेपर जब चेक करेगा तो आपको शुरुआत में ही जज कर लेगा कि आपने कैसे लिखा है, सही है। तो इसलिए आपको बहुत ढंग से शुरुआत के क्वेश्चंस को अटेंड करना है। और बहुत बार क्या होता है, हमारी हैंडराइटिंग भी खराब हो जाती है, जैसे हम लोग और स्पीड से लिखते हैं एंड में, इसलिए शुरुआत में सबसे अच्छा इंप्रेशन अपना बनना चाहिए, राइट। अच्छा, अभी मैंने कल आपको ये वाला पॉइंट बताया था कि आपको ग्राफ ड्रॉ करते समय कौन से छोटे छोटे चीजों का ख्याल रखना चाहिए, बराबर। फिर मैं आपको अभी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ कि और पेपर में आपको कौन से छोटे छोटे चीजों का ख्याल रखना है। जैसे कि देखो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस में मैंने क्या क्या मेंशन किया है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा है अवॉइड यूजिंग शॉर्टकट्स, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स काफी बार मैं देखता हूँ कि वो मतलब अनजाने में कुछ शॉर्टकट्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो बच्चों, अगर आपको ये पता है कि परफेक्ट कंपटीशन पे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं, राइट। परफेक्ट कंपटीशन का एक फीचर है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, एक और फीचर है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, सबको पता होगा, राइट। अभी मैंने क्या किया, मैंने ना बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेपर्स देखे, ठीक है। वो स्टूडेंट्स किस तरीके से लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो सपोज कोई स्टूडेंट फीचर लिख रहा है परफेक्ट कंपटीशन का, और उसको ये वाला पॉइंट लिखना है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, ठीक है, चलेगा, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। बट बहुत सारे पेपर चेक करने वाले लोग शायद आपके मार्क्स काट भी सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपने शॉर्टकट यूज किया है। शॉर्टकट यहाँ क्या है, ये देखो, ये जो आप यूज करो ये भी मत यूज करो, ठीक है। ट्राई टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ शॉर्टकट, कोई भी तरीके का शॉर्टकट आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। पूरा लिखो, नंबर एन ओ डॉट लिख के छोड़ना नहीं है, पूरा लिखना है, पूरा मतलब आपको इस तरीके से लिखना है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स लिखना है। बहुत छोटी बात है, बट हम लोग है ना कोई भी तरीके का रिस्क अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपको बहुत सारे लोग मार्क्स दे दे, अगर आप लार्ज एन ओ डॉट ऑफ बायस ऐसे लिखते हो तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बट हम लोग है ना, हम लोग हर एक सिचुएशन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि अगर आप शॉर्टकट्स कोई भी तरीके का अवॉइड करोगे तो आप उतना कम रिस्क ले रहे हो और आपको ज्यादा मार्क्स मिलने का स्कोप रहेगा। उसको है ना मार्क्स काटने का मौका मत दो, राइट। तो सिंपल भाषा में मेरा बोलने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा स्कोप मत दो उसको कि वो आपके मार्क्स काटे, सही है। सो शॉर्टकट आपको कोई भी तरीके से अवॉइड करना है, बराबर। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो से फॉर एग्जांपल
सपोज कोई वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ कि ये वर्ड स्टूडेंट्स किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। से इमेजिन करो कि कोई स्टूडेंट को लिखना है एक्सप्लेनेशन, ये वर्ड लिखना है, ठीक है। तो क्या करता है वो, इस तरीके से लिखता है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। मतलब ये शॉर्टकट बिल्कुल, ये तो बिल्कुल चलेगा ही नहीं, सही है। तो आपको कोई भी तरीके का शॉर्टकट अवॉइड करना है, राइट, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। सो अगेन छोटे छोटे चीजों का ख्याल रखो, अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ शॉर्टकट। इनफैक्ट दिस इज एप्लीकेबल नॉट ओनली इन इकोनॉमिक्स बट अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स। हर सब्जेक्ट के लिए आपको कोई भी तरीके का शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं यूज करना है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट मैंने आपको बताया। अच्छा, अभी एक चीज और है, मैंने कुछ बच्चों को देखा है जो पेपर में ओवर राइटिंग करते हैं ना। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ओवर राइटिंग? हो सकता है ना कि आपने कोई वर्ड लिखा और आपको आपका मिस्टेक समझ में आया। अब मैं आपको बता दो स्टूडेंट्स कैसे करते हैं, सुनो। से इमेजिन करो कि आपने लिखा कोई वर्ड, ठीक है। से आपने लिखा लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। बट आपको लॉ ऑफ सप्लाई सप्लाई लिखना था, आपने गलती से लॉ ऑफ डिमांड लिख दिया। अब आपको डिमांड को कट करना है और डिमांड को कट करके सप्लाई लिखना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैं देखता हूँ वो स्टूडेंट जो है ना, वो इसको डिमांड को इतना गंदा करता है और फिर कट करके फिर यहाँ लिखता है सप्लाई। अगर आपको मिस्टेक समझ में आ गया है आपका, तो इतना ओवरराइट करने की जरूरत नहीं है। इसको इतना कट मत करो कि आपका पेपर बहुत गंदा दिखे, ठीक है। कैसे करोगे इसको मैं आपको बता दूं। देखो, अगर सपोज आपने गलती से लिखा लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, आपको डिमांड नहीं लिखना था, आपको सप्लाई लिखना था। क्या करोगे अगर आपको कट करना ही है तो? एक तो अवॉइड करो, बट अगर होती मिस्टेक्स होते हैं, ठीक है, तो अगर आपको इसको कट करना है, सिंपल एक लाइन से कट करो यार, खत्म। इसको कट करो और यहाँ पे कट करके लिखो सप्लाई, खत्म। दिस इज दिस इज एनी टाइम बेटर। आप किस तरीके से पेपर को प्रेजेंट करो, अगेन फिर से बता रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये इस तरीके से आप पेपर को गंदा मत करो, ठीक है। तो ये छोटी चीज है जो मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, इसको भी प्लीज अवॉइड करो। एक तो ओवर राइटिंग अवॉइड करो, ठीक है, सोच समझ के लिखो, ठंडे दिमाग से लिखो। बट अगर मिस्टेक हो जाती है तो इस तरीके से उसको आपको प्रेजेंट करना चाहिए, राइट। और ये चीज कितना जनरल पॉइंट है, ठीक है। ये वाला पॉइंट कोई भी सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल आराम से हो सकता है, राइट। कोई भी सब्जेक्ट हो, आप इस तरीके से उसको कर सकते हो। हाँ, एक और चीज बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डू नॉट चेंज योर पेन। बच्चों, आप सपोज कोई स्टूडेंट है, मैंने देखा है वो पहले ब्लैक पेन से लिखना स्टार्ट करता है, फिर अचानक से उसको ब्लू पेन से लिखने का मन करता है। ये अगर आप करोगे तो आप बेसिकली आपके पेपर को डिफरेंट बना रहे हो, बता रहे हो। तो ये बहुत बार हो सकता है कि कोई आपका शायद पेपर ही चेक ना करे। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि पेन आप सेम यूज करो और आप पहले चेक करके दो। अगर सपोज आप इमेजिन करो आपको कोई पर्टिकुलर पेन से लिखना पसंद है, तो आप वो पेन दो तीन जो है उसके जो आप है, दो तीन पेन उसी टाइप के आप आपके पास हमेशा रहना चाहिए। कभी अगर पेन का इंक खत्म भी हो गया तो आप वही टाइप का इंक जो है यूज करोगे। पेन का इंक भी चेंज नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट सेम शेड से ही आपको लिखना चाहिए। बहुत बेसिक पॉइंट है, अगेन इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए। जो आप जिस पेन से लिखना आपको कंफर्टेबल लगता है, आप वो तीन चार वैसे पेन लेके जाओ और उसका इंक चेंज नहीं करना है। कलर तो बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए, सेम पेन का भी इंक चेंज नहीं होना चाहिए, बराबर। अच्छा, सिंपल सा कोई बॉल पेन ही यूज करना, इसमें और एक्सपेरिमेंट मत करना प्लीज। अच्छा, और मैंने आपको कल ये भी बताया था कि पेंसिल आप कब कवर कैसे कैसे यूज करोगे। आपको पेंसिल सिर्फ मार्जिन ड्रॉ करने के लिए यूज करना है। मैंने आपको कल बताया था मार्जिन हमें सिर्फ लेफ्ट साइड में ड्रॉ करना है, एकदम हल्का सा। वो भी मार्जिन हम लोग ड्रॉ क्यों कर रहे हैं? सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखने के लिए, सही है। अच्छा, मार्जिन हम लोग और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए भी यूज करेंगे, ठीक है। सॉरी, पेंसिल जो है हम लोग सिर्फ ग्राफ और मार्जिन के लिए यूज करेंगे, और कोई रीजन के लिए आपको पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है, राइट। सो ये पॉइंट मैंने आपको बताया था बच्चों। नाउ इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपना डिस्कस करना बाकी है, ठीक है। हमें और कौन सा पॉइंट डिस्कस करना बाकी है बच्चों? एक तो आपका जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है 8 मार्क का, ठीक है, उसको कैसे लिखे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को ये पूछते हैं सर कितने पेजेस लिखना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ कि 8 मार्क का जो क्वेश्चन है उसको आप कैसे प्रेजेंट करोगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, सही है। एक सैंपल हम लोग लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे वही मैंने यहाँ पे एक स्लाइड में पुट किया, हाउ टू राइट लॉन्ग आंसर्स। डिटेल में डिस्कस करने वाले हम लोग कि लॉन्ग आंसर्स को किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग आंसर्स बच्चों, एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज इमेजिन करो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड। सपोज ये क्वेश्चन है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड along with along with its assumptions, along with its assumptions। सपोज ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया बोर्ड में, ठीक है, 8 मार्क्स के लिए। तो अभी क्वेश्चन ये रेज होता है कि ये क्वेश्चन को
किस तरीके से लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कितने पेजेस लिखने हैं। करेक्ट बच्चों, 8 मार्क का क्वेश्चन, इसका लेंथ कितना होना चाहिए? ठीक है, कोई गेस करेगा? एनीवन? आप लोग कितना लिख रहे हो बताओ मेरे को जरा, तो फिर मैं बताता हूँ कि सही लेंथ क्या होगा। अभी तक जितने राउंड्स हुए हैं, आपने 8 मार्क के क्वेश्चन के लिए कितने पेजेस लिखे हैं? कितने पेजेस लिखे हैं? 2 पेजेस, 2 पेजेस, 2 पेजेस, 1 से 1.5 पेज, 2 पेज। अच्छा, ओके, 1.5 पेज। बच्चों कितना लिखना चाहिए पता है? यू मस्ट राइट मिनिमम 3 पेजेस, मिनिमम, कम से कम 3 पेजेस। ठीक है, कम से कम बोल रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुना। और मैं आपको हेल्प करूंगा, आप जो 2-2.5 पेजेस लिख रहे हो ना, उसको 3 पेज में कैसे कन्वर्ट करना है, 4 पेज में कैसे कन्वर्ट करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। राइट, सो उस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सुनो अच्छे से, ध्यान से सुनना। कम से कम 3 पेज मिनिमम, मिनिमम, और ज्यादा से ज्यादा 4 पेज, 3 से 4 पेज आपने लिखना ही चाहिए, कंपलसरी। अच्छा, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये क्वेश्चन का आंसर इतना बड़ा बनता ही नहीं सर, हम लोग इतना लंबा कैसे लिखे? मैं बताता हूँ। ठीक है, इट इज एक्चुअली वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग। कैसे आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो? जब भी बच्चों 8 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है, अब इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है? 8 मार्क के क्वेश्चन में आपको लिखना चाहिए इंट्रोडक्शन। शुरुआत कैसे करोगे? शुरुआत करोगे इंट्रोडक्शन से। अब मैं आपको ये वाला एक क्वेश्चन जो है, इसको थोड़ा डिटेल में आपको बता दो, इसका इंट्रोडक्शन आपको कैसे लिखना चाहिए। राइट, सो इंट्रोडक्शन। अब देखो इसका आंसर कैसे लिख रहा हूं मैं। आंसर को मैं अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करूंगा। जितने आप अलग अलग पार्ट बना के प्रेजेंट करोगे ना, जो पेपर चेक करने वाला है वो उसको लगेगा वाह क्या लिखा है यार। ठीक है, और उसको ज्यादा मार्क्स देने का मन भी करेगा। सो मैं सबसे फर्स्ट शुरुआत करूं इंट्रोडक्शन से। और कल मैंने आपको जैसे बताया, आपको हमेशा है ना ढंग से प्रेजेंट करना है उसको, और पैराग्राफ्स अवॉइड करना है। एनी सॉर्ट ऑफ पैराग्राफ्स मस्ट बी अवॉइडेड। अभी मैं आंसर को 3-4 पार्ट में डिवाइड करो। सबसे फर्स्ट से मैं इस तरीके से प्रेजेंट करूं, कैपिटल ए। ठीक है, कैपिटल ए में लिख रहा हूं इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। ठीक है, ओके, इंट्रोडक्शन। कैन यू आंसर दिस सिंपल क्वेश्चन? आप लोग मेरे को छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर करो बच्चों। बताओ, लॉ ऑफ डिमांड किसने बोला है? कौन से शख्स है जिन्होंने लॉ ऑफ डिमांड को बताया है? बताओ, ये तो आपको पता ही हो गया है। लॉ ऑफ डिमांड किसने बोला है? अल्फ्रेड मार्शल। वेरी गुड, अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ डिमांड बोला। ठीक है, इसका एक पॉइंट बनेगा, ये एक पॉइंट है। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ डिमांड कौन से साल में बोला है? इन विच ईयर? अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ डिमांड 1890 में बोला है, बराबर। 1890 में अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ डिमांड बोला है। ये दूसरा पॉइंट बन गया आपका। ठीक है, अब ये बताओ, अल्फ्रेड मार्शल का लॉ ऑफ डिमांड उन्होंने कौन से बुक में लिखा है? विच बुक? विच बुक? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। राइट, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये 3 पॉइंट्स है। अब मैं आपको बताता हूं आम तरीका लोगों का लिखने का क्या होता है। ठीक है, और मैं किस तरीके से इसको लिखने के लिए बोलता हूं, प्लीज अंडरस्टैंड। देखो, नॉर्मली स्टूडेंट क्या करता है, ठीक है, शायद आप लोग भी ऐसे ही कुछ लिखते होंगे, और मैं आपको बताता हूं उसको कैसे हम चेंज करेंगे। ठीक है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, वो ऐसे लाइन लिखता है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड वाज स्टेटेड बाय, लॉ ऑफ डिमांड वाज स्टेटेड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। Law of demand was stated by Professor Alfred Marshall in the year 1890 in his book Principles of Economics. ठीक है, सो स्टूडेंट इस तरीके से लिखता है। ठीक है, in his book Principles of Economics. Now please understand, बच्चों ये देखो अभी मैं क्या बता रहा हूँ। See, please understand, जो स्टूडेंट इस तरीके से लिख रहे हैं वो गलत क्यों लिख रहे हैं? गलत मतलब एग्जैक्टली गलत नहीं है, ठीक है, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। हाँ, बट ये इसका प्रेजेंटेशन और अच्छा कैसे कर सकते हो? अब देखो, अगर कोई स्टूडेंट ऐसे लिखता है, गलत नहीं कर रहा है, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है? वो जब प्रेजेंट करेगा 2 लाइन में उसने खत्म कर दिया इसको। अब ये 2 लाइन को हम लोग कम से कम 6-7 लाइन में ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं। हाउ? मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए। ये 2 लाइन को कन्वर्ट कैसे करोगे आप 6-7 लाइन में? बच्चों ये एक आर्ट है, ये कला है, ये एक स्किल है। ठीक है, और वो स्किल आपको सीखने से ही मतलब समझ में आएगा कि कैसे आप इसको और इंप्रूव कर सकते हो। राइट, लिखोगे और अच्छा तो आपका ये स्किल और अच्छे से बढ़ेगा। ना इंट्रोडक्शन में मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ये वाला जो सेंटेंस है ना, इसको मैं कैसे प्रेजेंट करूँ। देखो, अब मैं इसको मेरे तरीके से बताता हूँ कि ये लाइन आप किस तरीके से अच्छे से लिख सकते हो। मैं कैसे बताता हूँ, मैं बताता हूँ कि आपको इसको सबसे फर्स्ट ये क्या है, ये इंट्रोडक्शन दे रहे हो आप। लॉ ऑफ डिमांड लिखा नहीं, उसके पहले इंट्रोडक्शन दे दो भाई। इंट्रोडक्शन मतलब क्या? थोड़ा इंट्रोड्यूस करो, लॉ किसने बोला है, कब बोला है, कौन से बुक में लिखा है। राइट, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। ठीक है,
इंट्रोडक्शन को करो अंडरलाइन, ठीक है, अंडरलाइन करके यहाँ पे 2 डॉट्स लिख के यहाँ पे छोड़ दो इसको, ये लाइन छोड़ देना है, ये पूरा लाइन। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन लिख के यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लॉ ऑफ डिमांड वाज स्टेटेड बाय, नहीं ऐसा नहीं करना है, हमें आंसर के लेंथ को बढ़ाना है। बच्चों ये देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आंसर के लेंथ को बढ़ाना क्यों है, बिकॉज हमें उसको बताना है पेपर चेक करने वाले को, देखो हमने कंटेंट ढंग से प्रेजेंट भी किया है और ज्यादा पेजेस भी लिखे हैं, ठीक है। बच्चों एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है, एटलीस्ट 12th स्टैंडर्ड के हद तक तो मैं बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि आप जितना ज्यादा उसको दिखाओगे कि आपने ज्यादा लिखा है, आपको मार्क्स उतने ज्यादा मिलेंगे। यहाँ पे फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली क्वालिटी प्लस क्वांटिटी पे बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है, बहुत ज्यादा फोकस होता है। इंट्रोडक्शन लिख दिया, ये लाइन छोड़ दो, पूरा लाइन को छोड़ देना है, अच्छा लाइन को छोड़ दिया, अब क्या करना है, अब ये जो बच्चों सेंटेंस है इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, ये जो मैंने 2 लाइन लिखा है ना इसको मैं 3 लाइंस बनाऊंगा, 3 मेजर पॉइंट बनाऊंगा। अब जैसे कि सबसे फर्स्ट यहाँ पे मैं इसको अब कन्वर्ट कैसे करूंगा, देखो इंट्रोडक्शन में को 3 पॉइंट, नंबर वन यहाँ लिखूंगा स्टेटेड बाय, ठीक है, स्टेटेड बाय लिख के करो अंडरलाइन, ठीक है, वापस 2 डॉट करो, ये लाइन फिर से छोड़ दो, लाइन छोड़ देना है। अब क्या करोगे, अब यहाँ लिखोगे लॉ ऑफ डिमांड वाज स्टेटेड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, यहाँ पे देखो इस तरीके से लिखना है, लॉ ऑफ डिमांड वाज स्टेटेड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, बराबर, ओके फुल स्टॉप। अच्छा अब कौन सा साल में बोला है, ठीक है, यहाँ पे ये लिखते हैं ईयर, ठीक है, राइट। अब क्या लिखोगे, इन द ईयर, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, है ना, इन द ईयर 1890 प्रोफेसर मार्शल लिखो, अल्फ्रेड मार्शल लिखो, ठीक है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, थर्ड पॉइंट होगा कौन सी बुक, ठीक है, ओके, ओरिजिन मतलब कहां से ये लॉ लिखा है, ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन हम लोग यहाँ लिखेंगे, द लॉ वाज ओरिजिनेटेड इन द फेमस बुक, सिर्फ बुक नहीं लिखेंगे, फेमस बुक लिखेंगे, अरे भाई अल्फ्रेड मार्शल ने लिखा है तो फेमस ही होगी बुक, है ना, इन द फेमस बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, खत्म। अब आप लोग देखो, आपको ये समझ में आ गया रहेगा कि मैंने किस तरीके से शातिर दिमाग का प्रयोग करके 2 छोटे से लाइन को कन्वर्ट किया है 6-7 लाइंस में, ठीक है। जब आप ये प्रेजेंट करोगे आपको रियलाइज होगा कि आपका आधा पेज भर गया है, समझ में आया बच्चों, ठीक है, दिमाग में बैठ रहा है क्या बता रहा हूँ, ओके। सो इस तरीके से अगर आप प्रेजेंट करोगे तो आपको मार्क्स तो डेफिनेटली ज्यादा मिलेंगे, प्लस यू कैन सी कितने सही तरीके से हमने उसको इंप्रेस भी कर दिया है, अरे वाह बच्चे ने इंट्रोडक्शन लिखा है। अच्छा एक चीज और, आप क्या करें बताए, आप जो पेपर चेक करने वाला पर्सन है उसका काम आसान कैसे, उसको 3 पॉइंट्स आराम से आप खुद बता रहे हो, देखो अल्फ्रेड मार्शल लिखा, अच्छा अल्फ्रेड मार्शल लिखा है, अच्छा ये 1819 लिखा, ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स बुक का भी नाम लिखा है, वाह, मतलब जब मैं पेपर चेक करूंगा मेरे को लगेगा यार ये स्टूडेंट को सब कुछ पता है, प्लस इसने बहुत सही तरीके से अपना दिमाग यूज किया है, राइट। ये क्यों बताना जरूरी है, बिकॉज जब हमें पता है कि हमारा कंटेंट हमें पता है, सब बच्चों को पता है, तुम लोगों ने आंसर बोला, अल्फ्रेड मार्शल ने बोला है, लॉ ऑफ डिमांड 1819 में बोला है, बुक का नाम प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स है, बट प्रेजेंट कैसे करना है, दैट रियली विल गिव यू मोर मार्क्स, सही है ना, ठीक है। तो ये एक मैंने आपको तरीका बताया कैसे इसको प्रेजेंट करते हैं, ये हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब आप लोग बताओ लॉ ऑफ डिमांड में आप और क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन तो लिख दिया, अब आपको क्या लिखना है बताओ, लॉ ऑफ डिमांड में इंट्रोडक्शन के अलावा एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे मेन चीज लॉ का स्टेटमेंट, सही है ना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट के लिए बी वाला पॉइंट यूज करूंगा क्योंकि ए वाला पॉइंट मैंने इंट्रोडक्शन के लिए यूज किया है ना। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कैपिटल बी, हेडिंग क्या लिखोगे बताओ, कैन एनीवन हेल्प मी आउट, यहाँ हेडिंग क्या लिखो, हेडिंग पर लिखना है, फिर आपको नीचे वो जो स्टेटमेंट है वो लिखना है। अब हम लोग लिख रहे हैं स्टेटमेंट, है ना, तो सिर्फ स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ लॉ, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, इसको करना है अंडरलाइन, करेक्ट, अंडरलाइन करके लाइन को छोड़ देना है,
यहां से स्टार्ट मत करो, लेंथ बढ़ाना है, दिमाग लगाओ, है ना। तो अब क्या करोगे, स्टेटमेंट ऑफ लॉ। व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ लॉ, तो शुरुआत कैसे करते हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, सिट्रस पैरिबस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट लिखना है, बराबर। तो वो स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखूंगा तो नहीं, बट आपको सबको पता है वो स्टेटमेंट जब आप लिखोगे बच्चों, तो यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स आप उसके अच्छे से बना सकते हो। अब स्टेटमेंट या तो आप पूरा का पूरा एक साथ लिख सकते हो, उसको अगर आपको पॉइंट वाइज लिखना है तो आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैं आपको पॉइंट वाइज कैसे लिखते हो बता दूं, चलो मैं लिख देता हूँ, आपको हेल्प भी करूंगा मैं, थोड़ा आपको एक आइडिया आएगा कि कैसे मैं लिख रहा हूँ और कैसे आप उसको सेम कॉपी कर सकते हो, बराबर। अब स्टेटमेंट को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। 2 पार्ट कैसे डिवाइड करूंगा, 2 नहीं 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी सबसे फर्स्ट पॉइंट, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखूंगा अदर थिंग्स, अदर थिंग्स आराम से करोगे करेंगे बच्चे, आज का सेशन आज लंबा हो गया तो भी चलेगा, बट मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको ढंग से प्रेजेंट करते हैं। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, कॉमा, other things remaining constant, comma, if price, if price of a commodity, if price of a commodity rises, ठीक है। तो यहाँ आगे क्वांटिटी डिमांडेड यूज करना है, डिमांड यूज नहीं करना है, ठीक है। द क्वांटिटी डिमांडेड, द क्वांटिटी डिमांडेड। अच्छा, अभी एक चीज और बताता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वांटिटी को क्वांटिटी नहीं लिखते हैं, वो लिखते हैं क्यू टी वाई, क्यू टी वाई, ऐसा मत लिखो प्लीज, क्यू टी वाई डॉट। आदत होती है ना शॉर्टकट की, अभी बताया मैंने शॉर्टकट यूज नहीं करना है, ठीक है, बहुत बड़ा पाप है, ठीक है। तो ये पाप हमें नहीं करना है, क्वांटिटी डिमांडेड पूरा लिखना है, राइट। हमें लेंथ बढ़ाना है यार, तो लेंथ बढ़ाने के लिए जो हम लोग कर सकते हैं, साम दाम दंड भेद, हम लोग सब कुछ करेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड लिखना है, ठीक है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, ठीक है। अच्छा, आगे लिखना है ऑल्सो, ऑल्सो if price, if price of a commodity, if price of a commodity falls, the quantity demanded rises, the quantity demanded rises, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट बन गया, है ना। अब क्या करना है, अब यहाँ पे आपको बच्चों सेकेंड पॉइंट कैसे लिखोगे, सेकेंड पॉइंट में आपको सेम चीज को थोड़ा आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन करना है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये कि अगर हम लोग बाकी चीजों को कांस्टेंट रखते हैं तो प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है, ये हम लोग सेकेंड पॉइंट बनाएंगे, है ना। तो हम लोग लिखेंगे इन सिंपल लैंग्वेज, इन सिंपल लैंग्वेज, आसान भाषा में, इन सिंपल लैंग्वेज हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको, ठीक है। मान के चलो उसको कुछ नहीं आता है, इन सिंपल, उसको सब कुछ आता है, मजाक कर रहा हूँ, बट हमें मान के चलना है इन सिंपल लैंग्वेज, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, quantity demanded are inversely related, are inversely related, are inversely related। अच्छा, आगे तीसरा पॉइंट बताता हूँ, मेरे पास यहाँ पे पेज खत्म हो गया, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट कैसे बन सकता है, तो इसी में तीसरा पॉइंट लिख रहा हूं मैं, ठीक है। therefore, therefore यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, प्राइस इज इनवर्सली रिलेटेड टू क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स मैंने बताया, ये मैं आपको मेरे तरीके से बता रहा हूँ, ये सेम चीज आप एक लाइन लिख के छोड़ देते हो, मैंने 3-3 पॉइंट्स बनाया, लेंथ बढ़ गया, और जब तक आप इतना लिखोगे आपका एक पेज हो गया समाप्त, खत्म, कंप्लीट, बराबर। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स बनाए, इंट्रोडक्शन लिख दिया, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ, इंट्रोडक्शन और स्टेटमेंट लिखते लिखते अपना एक पेज तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब आप लोग बताओ अगला पॉइंट आप क्या लिखते हो, आप क्या लिखते हो बताओ, फिर मैं बताता हूँ उसको कैसे हम लोग और अच्छा कर सकते हैं, बताओ नेक्स्ट पॉइंट आप लोग क्या लिखोगे बच्चों, लॉ ऑफ डिमांड। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कैसे लिखोगे, असम्पशन डायरेक्टली लिखना नहीं भाई, अभी तो ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ के पहले टेबल आएगा, टेबल के बाद ग्राफ आएगा, है ना, बराबर। तो अभी आप क्या करोगे, डिमांड, डिमांड शेड्यूल ऐसे लिखना चाहिए आपको, ठीक है, कैपिटल सी, डिमांड शेड्यूल, डिमांड का शेड्यूल हम लोग बनाएंगे, बराबर। डिमांड शेड्यूल मतलब क्या करना है, अभी आपको यहाँ पे सिंपल सा वो टेबल बनाना है, प्राइस लिखो, क्वांटिटी डिमांडेड के नंबर्स अपने हिसाब से अंदाजा लिख दो, और फिर वही टेबल यूज करके आप ग्राफ ड्रॉ करोगे नीचे, बराबर। तो डिमांड शेड्यूल आप जब ड्रॉ करोगे तो आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पे 2 चीजें लिखनी है, फर्स्ट चीज प्राइस, ठीक है, प्राइस लिखते ही छोड़ो मत, सीधा क्वांटिटी डिमांडेड में मत आ जाओ, प्राइस लिखने के बाद आपको उसका यूनिट याद से लिखना है, यूनिट नहीं लिखा मार्क्स कटे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल सावधान रहना है, सतर्क रहना है। प्राइस का यूनिट क्या है, रुपीस पर केजी,
बराबर। और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड लिखोगे, इधर भी QTY लिखना नहीं है, ठीक है, वो QTPT वो अपनी गर्लफ्रेंड को बोलो, यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड। सो व्हाट इज यूनिट ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड? केजीज, राइट, ये लिखना जरूरी है। अच्छा, रैंडम नंबर्स आप लोग लिख सकते हो, आप लोग टेबल बना सकते हो, आप इतने इंटेलिजेंट हो बच्चों, सही है। तो ये टेबल आप लोग बना दोगे, टेबल बना दिया, ये हो गया आपका सी वाला पॉइंट, बराबर। अच्छा, जैसे ही सी वाला पॉइंट आपका खत्म हो गया, अब आ जाओ डी वाले पॉइंट पे। व्हाट इज डी पॉइंट? अब आप लोग बताओ। हमने इंट्रोडक्शन लिखा, हमने स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिखा, हमने टेबल बना दिया, इसके आगे का पॉइंट क्या होगा बताओ? कैपिटल डी। क्या लिखोगे अभी इसके आगे? नॉर्मली क्या लिखते हो? ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, टेबल को एक्सप्लेन करना है कर सकते हो, ग्राफ ड्रॉ करना है ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीक्वेंस थोड़ा बहुत यहाँ चेंज होगा तो भी चलेगा। हम लोग पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि टेबल के नीचे ग्राफ थोड़ा अच्छा सूट होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? डिमांड कर्व, उसका भी नाम है डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व कैसे ड्रॉ करोगे सबको पता है, और ग्राफ ड्रॉ करते समय आपको कौन सी चीजों का ख्याल रखना है ये मैंने ऑलरेडी बताया, एक बार फिर से बता देता हूँ। जब मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्राफ आपको बहुत ढंग से ड्रॉ करना है, तो मैंने आपको कल ये बताया था, देखो ये डिमांड का ही ग्राफ है, ठीक है। आपको एक्सेस याद से लिखना है, आपको यूनिट्स याद से लिखना है, पेंसिल का ही इस्तेमाल करना है, पूरे ग्राफ में सिर्फ पेंसिल यूज होगा, और आपको ग्राफ को नाम देना है। ग्राफ पेपर वगैरह कुछ आपको एग्जाम में मिलता नहीं, आपको अंदाजा वहीं पे ड्रॉ करना पड़ता है ना। तो ये सारी चीजों का ख्याल रखो। अच्छा, अगर आपको लगता है कि आपकी हैंडराइटिंग छोटी है, तो ग्राफ थोड़ा बड़ा ड्रॉ करो, बराबर ना। हैंडराइटिंग छोटी है तो उसको बड़ी बड़ी नहीं कर सकते। बच्चों, हैंडराइटिंग के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को पूछते हैं, सर हैंडराइटिंग मेरी बहुत छोटी है, क्या करो? अभी तक जो चीज नहीं सुधरी है अभी और नहीं सुधर सकती। कल भी बताया था, सेम चीज अभी बता रहा हूँ, ग्राफ थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर लो। लगता है हैंडराइटिंग छोटी है तो बड़ा, मतलब पेज भर के ड्रॉ मत करना। अगर आप पेज भर के ग्राफ ड्रॉ करोगे उसको क्लियर समझ में आ जाएगा कि आप पेज सिर्फ भरने की कोशिश करो, राइट। थोड़ा रीजनेबली बड़ा हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ढंग से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, बराबर। ओके, चलो तो अभी बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। डिमांड कर्व मैंने आपको भी बताया, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? नेक्स्ट पॉइंट अब हम इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, सही है ना। ई पॉइंट लिखोगे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, बच्चों एक्सप्लेनेशन जब आप लिखोगे तब इसको पैराग्राफ में नहीं लिखना है, इसको पॉइंट वाइज लिखोगे तो ज्यादा बेटर होगा, राइट। सो ऑलवेज ब्रेक द एक्सप्लेनेशन इनटू पॉइंट्स। अभी पॉइंट्स कैसे लिखोगे? 1 2 3 4 यहाँ पे आप यूज करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि एबीसीडी हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, करेक्ट। तो आप आपके हिसाब से नंबरिंग कैसे दे सकते हो? 1 2 3 4 रोमन नंबर या एबीसीडी। बुलेट यूज नहीं करना है, स्टार यूज नहीं करना है, कुछ अपना और एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश मत करो। एक्सप्लेनेशन मेरे को लगता है अच्छा खासा आप लिखोगे। अच्छा, एक कोई अंदाजा बताएगा, एक्सप्लेनेशन लिखोगे तो अभी तक आपके कितने पेजेस हो जाएंगे, कितने पेजेस भर जाएंगे? एक अंदाजा। 2 पेजेस तो आराम से हो जाएंगे मेरे को लगता है, इजीली इजीली। अच्छा, जब मैंने शुरुआत में पूछा था बच्चों आप ये क्वेश्चन का आंसर जब लिखोगे आपको कितने पेजेस लगेंगे, आपने बोला सर हम 2 पेजेस लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे अभी हमारा आंसर आधा भी नहीं हुआ है और हमारे 2 पेजेस हो गए, 2 से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, राइट। जो लोग इंसानो टाइप नहीं लिखते हैं, जिनकी मोटी हैंडराइटिंग है, उनको तो 2 से ज्यादा पेजेस ऑलरेडी हो चुके रहेंगे, राइट। अच्छा, तो ये मैंने आपको बताया ना। अब अपना अजम्पशन बाकी लिखना, ठीक है ना। अब अजम्पशन लिखते समय अब और क्या कर सकते हैं हम लोग ना, वेरी इंटरेस्टिंग। अजम्पशंस लिखना है, डायरेक्टली अजम्पशन स्टार्ट मत करो। मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स इतने ज्यादा गड़बड़ में होते हैं, पता नहीं क्यों उनको इतनी गड़बड़ होती है। वो अजम्पशंस कैसे लिखना स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मतलब जब भी आप अजम्पशंस लिखते हो ना, आपको सबसे पहले क्या लिखना चाहिए पता है? आपको सबसे पहले लिखना चाहिए, इन लॉ ऑफ डिमांड अल्फ्रेड मार्शल अज्यूम्ड मेनी थिंग्स, ठीक है। आपको क्या लिखना चाहिए? इन लॉ ऑफ डिमांड अल्फ्रेड मार्शल अज्यूम्ड मेनी थिंग्स। अब मैं आपको बताता हूं, देखो कैसे आप इसको और अच्छा प्रेजेंट कर सकते हो। इसको क्लोज करता हूं, इसको भी क्लोज करता हूं, ठीक है। ओके, तो आप क्या लिखोगे? आप अजम्पशन डायरेक्टली लिखना स्टार्ट मत करो, अजम्पशंस ऑफ लॉ लिख के छोड़ो मत, एक तो लाइंस लिखो। क्या लिखोगे यहाँ पे? देखो मैं बताता हूं, इन लॉ ऑफ डिमांड, इन लॉ ऑफ डिमांड कॉमा अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल assumed few things, ठीक है, फुल स्टॉप। आगे these assumptions are as follows, ठीक है। तो ये assumptions जो है हम लोग अभी लिखना स्टार्ट करेंगे। assumptions बच्चों, assumption क्या क्या किया है बताओ? बहुत सारी चीजें कांस्टेंट होती है, ऐसा उन्होंने assume किया, राइट, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे
क्या लिख सकते हैं? एडवर्टाइजमेंट कांस्टेंट है, पॉपुलेशन कांस्टेंट है, इनकम, टेस्ट, हैबिट कांस्टेंट है, फैशन कांस्टेंट है, ये सारे अलग अलग पॉइंट्स बनेंगे, बराबर। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे बच्चों से फॉर एग्जाम्पल मेरे को लिखना है पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पॉपुलेशन कांस्टेंट है वो सीधा एक लाइन में लिख के छोड़ो मत इसको, ठीक है, कैसे इसको और आप बेहतर कर सकते हो मैं बता रहा हूँ। अब देखो आपको क्या करना है, आपको इसको अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल अगर सपोज मैं यहाँ पे और इंग्लिश लिख रहा हूँ, ठीक है, से ए वाला पॉइंट में लिख दिया पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट ये हमें पता है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, इसको करो ऑनलाइन, अंडरलाइन करके यहां से लिखना स्टार्ट मत करो, नीचे से लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। पॉपुलेशन पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री is assumed as constant, is assumed as constant, है ना, समझ में आया, ठीक है। अच्छा, और assumptions आप लोग जब भी लिखोगे तब इस तरीके से लिखोगे, बताओ और कौन से assumptions है जो आपको पता है, देखते हैं आपको लगना है क्या, एक आधा assumption आप लोग बता दो, चलो। एनी अदर assumption जो हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में मेंशन करते हैं, ठीक है, एक तो मैंने पॉपुलेशन बताया, इनकम, कांस्टेंट इनकम, ठीक है। अब इनकम रिमेन्स कांस्टेंट, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, वो क्या करते पता है, एहसान करे लिखने को, ऐसा लगता है मेरे को, 3 वर्ड लिखते, इनकम रिमेन्स कांस्टेंट, अरे भाई उसको एक्सप्लेन कर दे, मतलब स्टूडेंट को पता है कि इनकम कांस्टेंट है, ये एक पॉइंट है, बट वो पॉइंट को अच्छे से लिख नहीं रहा है, ठीक है, वो क्या करता है, वो 3 वर्ड्स में लिख रहा है इनकम रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसा नहीं करना है। इनकम वाले पॉइंट को भी कैसे लिखोगे, ये देखो उसको सेकंड नंबर, ये बी वाला पॉइंट दे दो उसको, इनकम, अंडरलाइन करो उसको, अंडरलाइन करके यहाँ पे आप वापस लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। अल्फ्रेड मार्शल अज्यूम दैट इनकम इज कांस्टेंट, इनकम ऑफ कंज्यूमर इज कांस्टेंट, ठीक है। सेंटेंस बना के लिखो, जितना आप सेंटेंस बना के लिखोगे वो ढंग से भी दिखता है, प्रेजेंटेशन में भी अच्छा दिखता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेंथ बढ़ रही है ना, आंसर अपना छोटा नहीं दिख रहा है, बराबर, तो लेंथ हमें बढ़ाना है, दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, समझ में आई बात बच्चों, ठीक है। बताओ आपको ये, हाँ अभी ये सारे पॉइंट्स जो है आप आराम से लिख सकते हो। अच्छा, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ एक कॉमन सा प्रॉब्लम है, और मेरे को लगता है ये हर स्टूडेंट में होता है, मेरे साथ भी होता है यार, ठीक है, झूठ क्यों बोलूं बच्चों, क्या होता है मैं बताता हूँ, हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद भूल जाते हैं, एग्जाम में तो कुछ याद नहीं आता है, एग्जाम का अलग टेंशन होता है। सपोज आपने पढ़े थे 10-15 पॉइंट्स, बट आपको एग्जाम में जाने के बाद याद आ रहे सिर्फ 4 या 5 ही पॉइंट्स, अब क्या करना है, 4 या 5 पॉइंट्स याद आ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका भी एक जुगाड़ है, क्या जुगाड़ है, 4 या 5 पॉइंट से अगर आपको याद आता है, तब सपोज अजम्पशन में कितने पॉइंट वैसे बताओ, टोटल पॉइंट कितने होते हैं अजम्पशंस में, किसी को पता है, किसी को कुछ आइडिया है? अल्फ्रेड मार्शल ने जब अज्यूम के टेक्स्ट बुक में कितने दिए, 7-8, ठीक है, 7 से 8 अजम्पशंस है, आपको 4 याद है या फिर आपको 5 याद आ रहा है, आपको लग रहा है सर मार्क्स कटेंगे तो नहीं, क्या करना है मैं बताता हूँ, अगर आपको 4 या 5 अजम्पशंस याद आ रहा है, आपको सारे अजम्पशंस याद नहीं आ रहे, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्या करोगे, नीचे इसका चार्ट बनाओगे, चार्ट मतलब, हाँ चार्ट आप कैसे बना सकते हो, इट इज अप टू यू, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसके कैसे तौर तरीके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये है अपना ब्रह्मास्त्र, इसको कब यूज करना है, इसको तब यूज करना है जब आपको लगता है बहुत कम इसका कंटेंट हो गया, या फिर आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, प्लीज कीप दिस इन माइंड, मैं जो भी बता रहा हूँ इसको 2 जगह यूज करना है, या तो आपके पास टाइम है सफिशिएंट तो यूज करो, या तो आपको लग रहा है कि आपका कंटेंट छोटा हो गया तो यूज करो, बराबर, टाइम है ये बिल्कुल यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी देखो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको assumptions of law of demand, assumptions of law of demand, सही है। ये assumptions of law of demand लिखने के बाद आप लोग क्या कर सकते हो, इसको एक बॉक्स बना दो, ठीक है, अभी मैं मेरे पास तो कंप्यूटर है तो मैं इस तरीके से इसको बॉक्स को बना रहा हूँ, ठीक है, आपको बता देता हूँ, वैसे मैं एक सेकंड रुक जाऊँ, राइट, चलो, तो ऐसे मैंने बॉक्स बना लिया, राइट, आपको ये बॉक्स बनाना है पेंसिल से, कैसे भी बना सकते हो आप, पेन से भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। assumptions of law of demand, अब आपको 4 या 5 पॉइंट्स दिमाग में आ रहे हैं, क्या करोगे, आपको इसका अलग से चार्ट बनाना है, चार्ट बनाना है मतलब हमने बहुत बार ये क्लास में किया है, तो चार्ट बनाने के अलग अलग तौर तरीके हो सकते हैं, ये एक लंबा लाइन ने ड्रॉ कर लिया, और ये लंबा लाइन ड्रॉ करने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे अलग अलग इसके पॉइंट्स लिखूंगा, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स लिखूंगा, मतलब कैसे, ये देखो यहाँ पे पहला assumption आपको पता है, दूसरा assumption आपको पता है, वो तीसरा assumption भी पता है, चौथा assumption भी पता है, सपोज आपको 4-5 assumptions पता है, आप ऐसे प्रेजेंट भी कर सकते हैं, सेम चीज आप सिर्फ यहाँ पे बुलेट पॉइंट लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप 3 शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनकम इज कांस्टेंट, पॉपुलेशन इज कांस्टेंट,
टेस्ट, हैबिट कांस्टेंट जो भी है, ठीक है। तो अब एडवर्टाइजमेंट कांस्टेंट, ये यहाँ पे आप अलग अलग प्रेजेंट इस तरीके से कर सकते हो। ऐसा करने से क्या होगा, सेम चीज रिपीट हो रही भली, बट प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छे से दिखता है, ठीक है। खाना बनने के बाद जो हम लोग गार्निश करते हैं ना, ऊपर से सजाते हैं खाने को, उस तरीके से आंसर होने के बाद हम लोग आंसर को सजा रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। इसका एसेज हम लोग कुछ एक्स्ट्रा जानकारी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। सेम चीज लिख रहे हैं, बट ये हमारे आंसर के लेंथ को बढ़ाता है, निखारता है, सही है, सजा रहे हैं उसको, ठीक है। अच्छा बताओ, ये वाला जो जुगाड़ है कब यूज करोगे? आई एम रिपीटिंग अगेन, ये वाला जुगाड़ हमें सिर्फ तब यूज करना है जब हमें लगता है कि हमारे आंसर का लेंथ छोटा हो गया, या फिर ये आप यूज कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए बच्चों, आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं, सर पेपर अटेम्प्ट नहीं हो रहा है क्योंकि हमें टाइम नहीं मिला, ठीक है। अच्छा, टाइम मैनेज कैसे करना है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। मैंने कल वाले सेशन में आपको सिखाया था कि ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में आपको कितना कंटेंट लिखना है, ठीक है, और कहां पे आप सिर्फ आंसर लिखोगे तो भी चलेगा, कहां आपको पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है, वहां से टाइम बचाओ और इधर टाइम लगाओ, बराबर। टाइम को मैनेज करना है, बैलेंस करना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए एक एक पेज लिखते हैं, आधा आधा पेज लिखते हैं। अरे भाई, हमें बहुत सारी चीजें ज्यादा पता है तो भी हमें कंट्रोल करके उसके लेंथ को कम करना पड़ेगा। 2 मार्क का क्वेश्चन है, उसको 4 पॉइंट्स के ऊपर लिखना ही नहीं है, समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा, तो इस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस हिसाब से हम लोग इसको बहुत ढंग से लिख सकते हैं, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द वेज आप टाइम बता सकते हो, बराबर। अच्छा बच्चों, ये अजम्पशंस वगैरह ये इस तरीके से अगर आप लिखोगे, इस तरीके से प्रेजेंट करोगे, एक अंदाजा कोई बताएगा ये इतना लिखने के बाद आपके कितने पेजेस कंप्लीट हो जाएंगे, बताओ, ठीक है। शुरुआत के 2 पेजेस तो अपने अजम्पशन के पहले ही खत्म हो गए थे, बराबर। हमने अजम्पशन लिखा, 3 पेज तो कैसे भी होंगे कंप्लीट, कैसे भी 3 पेज तो आराम से हो जाएंगे, ठीक है। 3.5 4 तक भी जा सकता है अगर प्रेजेंटेशन पूरा करोगे, आपको आंसर अच्छे से आता है तो इसका लेंथ 3.5 4 पेज तक हो सकता है। वो पेजेस पलटा है, कुछ लगेगा और क्या प्रेजेंट किया है इसने, ठीक है। कहीं ये स्वप्निल सर का तो स्टूडेंट नहीं है, ओके। सो आई एम जस्ट जोकिंग, बट बच्चों इसके पहले के एग्जाम्स में स्टूडेंट्स ने यही सारे ट्रिक्स फॉलो किए। इनफैक्ट मैंने पेपर भी मंगाया है स्टूडेंट्स के जिनको बहुत अच्छे मार्क्स आए, बट ऑफकोर्स वो अभी पेपर में आपको बता के कुछ काम का नहीं है। रीजन इज वेरी सिंपल बच्चों, क्योंकि वो जो पेपर्स है वो पुराने सिलेबस के, स्टूडेंट्स को 99 मार्क्स तक आ चुके हैं इकोनॉमिक्स में। मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 99 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स ओनली बिकॉज दे वर नोइंग कि कैसे पेपर को हम लोग ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं। आंसर तो सबको ही आता है यार, मेरे को नहीं लगता है इसमें आंसर में किसी को तकलीफ होगी। ये लॉ ऑफ डिमांड वाला आपने आंसर तो एकदम बहुत ढंग से लर्न किया होगा, सब नहीं लर्न किया होगा, सबको ही आता होगा। बट अगेन प्रेजेंट कैसे करना है ये सबसे खास ट्रिक है, और ये प्रेजेंटेशन का तरीका जो स्टूडेंट ने इसमें एक्सपर्टीज हासिल कर दी है उसने जंग जीत ली है, ठीक है। मैं तो यही बोलूंगा, राइट। तो इस हिसाब से आपको लिखना चाहिए, बराबर। अच्छा ओके, सो टाइम मैनेजमेंट बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं बच्चों, सी क्या होता है बताएं आपको, एक अंदाजा मैं बता रहा हूं कि आपको 3 घंटे होते हैं, आपको हर घंटे में कम से कम मिनिमम आपको बच्चों दिमाग में रखना है कि आपका 25 मार्क का पेपर लिखना हो रहा है, ठीक है। मिनिमम 25 मार्क का पेपर आपका लिखना होना ही चाहिए। क्यों ऐसा? बिकॉज आप लोग देखो ना, 80 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, 25 to 30 मार्क्स का अगर आप लिखोगे एक एक घंटे में तो आपको बराबर से वो जमेगा, सही बात है। इनफैक्ट लास्ट लास्ट के क्वेश्चंस को थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो आपके पास हमेशा आपको वॉच से चेक करना चाहिए कि 1 घंटा हो गया, मेरा कितना पेपर लिखना हो गया, ये दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज स्टूडेंट्स लिखते जाते हैं अपने धुन में होते हैं और लास्ट उनको समझ में आता है अरे यार 15 मिनट ही बचे और मेरा बहुत पेपर लिखना बाकी है, फिर आप पैनिक हो जाओगे। ऑलवेज कीप अ ट्रैक ऑफ टाइम, घड़ी सामने रखना है, 1 घंटे में देखना है, आपका 25 से 30 मार्क होना ही चाहिए कैसे भी करके। इनफैक्ट 30 मार्क्स तो होना ही चाहिए बच्चों, आप ट्राई करो मैक्सिमम 30 मार्क का आप आंसर लिखो 1 घंटे में, 1 घंटा 30 मार्क, ये आपको हिसाब रखना है दिमाग में, ये हिसाब रखोगे तो बहुत बेटर होगा, सही है। अच्छा 30 मिनट्स एक्स्ट्रा है, 30 मिनट्स एक्स्ट्रा है, 3 घंटे का पेपर है तुम लोग का, इस बार 30 मिनट्स एक्स्ट्रा है, इस बार हाफ एन आवर एक्स्ट्रा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हाफ एन आवर एक्स्ट्रा है तो ठीक है बच्चों। तो पेपर मिलते ही सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं बताओ जरा, कल मैंने पॉइंट बताया था, पेपर मिलते ही सबसे पहले क्या करोगे, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू विल डू? पेपर मिलते मार्जिन ड्रॉ करना है, मार्जिन 1 या 2 पेजेस पे नहीं, पूरे पेपर पे हर जगह मार्जिन ड्रॉ करना है। अच्छा ये मैंने इंस्ट्रक्शन बताया, अब अपनी जो भी राउंड होंगे उसमें आई वांट कि सभी स्टूडेंट्स ये जो इंस्ट्रक्शंस मैंने दिए उसको फॉलो करके ही पेपर लिखें, सही है। मैं इतना आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आपको, अच्छा ये स्टूडेंट बोल रहा है मैं नाम लिखता हूँ, अरे भाई ये मेन एग्जाम में नाम लिखना नहीं है, मेन एग्जाम में रोल नंबर होता है, पेपर मिलते नाम लिखना होता। हाँ एक चीज और, ये बताने की वैसे जरूरत नहीं, बट
बच्चों वो पेपर पे आप और कुछ मत करना, और कुछ मत करना मतलब श्री ओम, ठीक है, ओम नमः शिवाय, ऐसा कुछ मत लिखना मेहरबानी करके, पेपर चेक ही नहीं होगा आपका। सिंगल मार्जिन ड्रॉ करना है, कल ऑलरेडी बताया मैंने, एक साइड से आपको मार्जिन ड्रॉ करना है, लेफ्ट साइड से पतला वाला मार्जिन ड्रॉ करना है। दोनों साइड से मार्जिन ड्रॉ करोगे पेपर बहुत गंदा दिखता है, और नहीं यार पेपर का प्रेजेंटेशन भी बहुत बिगड़ जाएगा अगर आप दो साइड से मार्जिन ड्रॉ करोगे तो। एक साइड से करना है पतला सा मार्जिन, कल बताया मैंने, ऑलरेडी बताया, राइट? ओके। अच्छा बच्चों, एक चीज और मेरे को बतानी है। फॉर एग्जाम्पल 4 मार्क के क्वेश्चंस में नॉर्मली है ना एक दो क्वेश्चंस आते हैं, मैंने देखा है स्टूडेंट्स यहाँ पे है ना प्रेजेंटेशन थोड़ा सा गलत करते हैं, उसको इंप्रूव हम लोग कैसे कर सकते हैं मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ। सपोज इमेजिन करो आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन से फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, सपोज फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है, सपोज ये क्वेश्चन आ गया आपको, ठीक है। अब क्या होता है मैं बताता हूँ, सिर्फ फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन बच्चों अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो क्या होगा ना बच्चों, अभी स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, क्या करते हैं मालूम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स डायरेक्टली ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक्सप्लेन करो, ठीक है। अब आंसर कैसे लिखता है स्टूडेंट, फीचर एक है, बताओ व्हाट इज द फीचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, एक है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, बराबर। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली लिखना स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली लिखना स्टार्ट करते हैं, मतलब से ऐसे लिखते हैं, नंबर वन लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, ठीक है। और ये लिख के, अच्छा बच्चों एक काम करता हूँ, यहाँ पे आप लोग मिस्टेक्स बता सकते हो तो बताओ, ठीक है। वो स्टूडेंट ऐसे लिख रहा है, नंबर वन लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, ठीक है, अंडरलाइन कर रहा है, और आगे लिख रहा है यहाँ पे इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, ठीक है। इसमें क्या क्या गलती है बताओ, ये ऐसा प्रेजेंट अगर कोई कर रहा है, हाँ एक तो शॉर्टकट लिखा, वेरी गुड, शॉर्टकट नहीं लिखना है, दूसरी गलती शॉर्टकट नहीं लिखना है, दूसरी गलती, और दूसरी गलती क्या है, इंट्रोडक्शन नहीं लिखा, वेरी गुड, राइट, डायरेक्टली लिख दिया, भाई डायरेक्टली लिखना स्टार्ट मत करो, गड़बड़ क्यों इतनी, पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख दो, 4 मार्क का क्वेश्चन है वहां पे भी आपको इंट्रोडक्शन ठोकना है, बराबर ना, आपको वहां पे भी इंट्रोडक्शन लिखना है। अच्छा और क्या गलती कर रहा है, ये देखो ये यहाँ पे बच्चों ये यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, मैंने आपको क्या बताया, वो जो बुलेट पॉइंट लिखते हो वाला लाइन छोड़ना है, छोड़ के नीचे से स्टार्ट करना है, सही है। अच्छा अब बच्चों ये फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन में इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। बच्चों अभी परफेक्ट कंपटीशन पे आप एक दो लाइंस पहले लिखो, फिर आप स्टार्ट कर सकते हो फॉलोइंग अदर फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, बराबर। अभी फॉर एग्जांपल परफेक्ट कंपटीशन भी वैसे अल्फ्रेड मार्शल ने बोला है, ठीक है। अच्छा परफेक्ट कंपटीशन के एग्जांपल बताओ, कैन एनीवन टेल मी एग्जांपल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, मतलब कहां पे हम लोग परफेक्ट कंपटीशन देखते हैं, कौन से टाइप के मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन देखते हैं, वेजिटेबल मार्केट। अब देखो क्या होता है, मैंने एक कोई भी रैंडम सा पॉइंट पकड़ लिया और उसको मैं इंट्रोडक्शन में करूंगा यूज, बराबर, बता दो कैसे वेजिटेबल मार्केट वाला मैं पॉइंट यूज कर रहा हूं इंट्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब देखो चाहे तो इंट्रोडक्शन पहले लिख सकते हो, इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये ऐसा आप लिख सकते हो, चाहो तो अंडरलाइन करो, ठीक है। क्या लिखना है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन is found in vegetable market, is found in vegetable market, ठीक है। और आगे क्या लिखोगे, फॉलोइंग फॉलोइंग are the features of perfect competition, ठीक है। फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ऐसे लिख के ये बी वाला पॉइंट लिख सकते हो, फीचर्स, बराबर, फीचर्स लिख के अंडरलाइन करो, और यहां से शुरू कर दो। शुरू करोगे मतलब क्या है, फर्स्ट फीचर आपको पता है, लार्ज नंबर पूरा ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, अंडरलाइन करो इसको, ये लाइन छोड़ दो। अब लिखना है इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, फिर वो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, इस तरीके से प्रेजेंट करो। क्या होता है ऐसा जब आप प्रेजेंट करते हो ना, आपको पता होता है आंसर क्या है, बट आप ढंग से प्रेजेंट करोगे तो लेंथ बढ़ता है। अगेन मैंने आपको जैसे बताया कि आप इस तरीके से लिखोगे तो आपका लेंथ बढ़ेगा। 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बोला है कम से कम आपको 1 से 1.25 से 1.5 पेज तो लिखना चाहिए।
ठीक है, 1.25 से 1.5 पेज लिखोगे तो ढंग का लगता है। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब प्लीज ध्यान से सुनना। 4 मार्क के बच्चों, अगर सपोज आपको 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या गलती नॉर्मली कोई स्टूडेंट करता है, सुनो। सपोज दिस इज योर फर्स्ट पेज, ये आपका पहला पेज है, ठीक है, ये आपका दूसरा पेज है, बराबर, ठीक है। अब क्या करो, आप 4 मार्क का क्वेश्चन लिख रहे हो, आप 4 मार्क का क्वेश्चन यहाँ लिखते हो, यहाँ लिखते हो, यहाँ लिखते हो, यहाँ लिखते हो, 1.5 पेज तक हो जाता है आपका। ये यहाँ पे सपोज आपका ये 4 मार्क का एक क्वेश्चन खत्म हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आपने क्या किया, ये पूरा लिखा 1 पेज, और ये दूसरा पेज का थोड़ा सा पार्ट आपने यूज किया, आपका फर्स्ट क्वेश्चन 4 मार्क का यहाँ पे खत्म हो गया, बराबर, ठीक है। आपने मतलब यहाँ पे 4 मार्क का क्वेश्चन खत्म कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 4 मार्क का एक और क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है पता है, 4 मार्क का एक और क्वेश्चन अब जब यहां से स्टार्ट करते हो, नीचे का स्पेस यूज कर रहे हो, ठीक है, अब अगले पेज पे भी थोड़ा जाएगा। क्या होता है पता है, अगले पेज पे जब वो जाता है ना, उसका लेंथ छोटा हो जाता है। प्लीज ऐसा मत करो। मैंने कल आपको क्या सिखाया था, यहाँ गलत क्या है, यहाँ गलत ये है कि आप अलग क्वेश्चन के लिए अलग पेज यूज नहीं कर रहे हो। कंजूसी मत करो यार, इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सर पेपर वेस्ट हो रहा है, अरे आपको पैसा देना नहीं है पेपर का, सही है, ठीक है, आपको फ्री में मिलेगा, सप्लीमेंट जितना मांगोगे उतना मिलेगा आपको, बराबर। तो आपको क्या करना है, ये यहाँ पे मैं इसको बता रहा हूँ, आपको इसके लिए अलग सेपरेट पेज यूज करना है। नया क्वेश्चन नए पेज से, इतना पेज छूट रहा है सर, अरे छोड़ दो, छोड़ दो, बिल्कुल बिंदास छोड़ दो, करेक्ट। हाँ, कोई पूछ रहा है इंट्रोडक्शन में परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मीनिंग लिख सकते हैं, अरे डेफिनेटली, बिल्कुल। इनफैक्ट डेफिनेशन पहले लिखना चाहिए। अगर आपको कोई चीज का डेफिनेशन पता है, स्टार्ट विद द डेफिनेशन इन द इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करो और उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई भी चीज की फीचर्स। फॉर एग्जांपल आपको एक और क्वेश्चन आता है, वो एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, सपोज ये क्वेश्चन आ गया, क्या करोगे, फीचर्स डायरेक्टली लिखना नहीं, पहले इंट्रोडक्शन लिखो। बताओ इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन में आप डेफिनेशन लिखोगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स ऐसा ऐसा होता है, उसमें उसको हम लोग उसको उसमें हम लोग ट्रीज से उसको कंपेयर करते हैं, हम लोग उसको और क्या बोलते हैं, हम लोग उसको अगेन बच्चों कुछ मेथड के नाम हो सकते हैं, वो हम लोग लिख सकते हैं वहां पे, राइट। वो सब कुछ लिखने के बाद फिर नीचे लिखना फॉलोइंग अदर फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर आप उसके पॉइंट्स लिख सकते हो, सही है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब कोई आंसर याद नहीं आता है, वो स्टूडेंट क्या करता है, छोड़ देता है और अगले आंसर जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर आपको कोई चीज भूल गया, आप क्या करोगे, आप अगला क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्योंकि आपको टाइम वेस्ट तो नहीं करना है। मैं बता दूं बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई स्टूडेंट फीचर्स लिख रहा है, ठीक है, फीचर्स ऑफ से परफेक्ट कॉम्बिनेशन लिख रहा है, उसको पहला फीचर याद आ गया, दूसरा याद आ गया, तीसरा याद आ गया, चौथा याद आ गया, इसने 4 फीचर्स लिख दिए, वो 5वां फीचर उसको याद नहीं आ रहा है, वो क्या करता है, फिफ्थ फीचर यहाँ पे 5वां नंबर दे दिया, कुछ भी नहीं लिखा, ये रख दिया ब्लैंक। इसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई बताएगा मेरे को? 4 पॉइंट्स लिख दिया आपने, 5वां आपने नंबर दे दिया, आगे कुछ नहीं लिखा है, छोड़ दिया, ये सोच के कि मैं बाद में लिखूंगा। क्या प्रॉब्लम है इसमें? एनीवन जिसको प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? आप, हाँ, आप उसको बता रहे हो पेपर चेक करने वाले को कि देखो मैंने 4 लिखे बट मेरे को 5वां नहीं आ रहा है, उसकी नजर जाएगी वहां पे, और नजर जाएगी तो मार्क्स काटेगा, क्योंकि उसको आप बता रहे हो कि देखो मेरे को ये नहीं आ रहा है। बताना क्यों उसको नहीं आ, आपको नहीं आ रहा है, बताओ कि ज्यादा आ रहा है, ठीक है। स्मार्ट नहीं, ओवर स्मार्ट बनो यहाँ पे इस पेपर के लिए, करेक्ट। अगर आप भूल गए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भूल गए तो 5वां पॉइंट छोड़ दो, लिखो मत, लिखना ही क्यों है, जब याद आएगा तब 5वां पॉइंट पॉइंट के साथ पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ लिखना, छोड़ दो इसको, 4 तो 4 सही। जब आप बता रहे हो 5वां पॉइंट मेरे को नहीं आ रहा है, मतलब वो मार्क्स काटेगा, मार्क्स काटने का उसको स्कोप मत दो, ठीक है। डू नॉट गिव हिम एनी चांस ऑफ डिडक्टिंग योर मार्क्स, ठीक है। ओके बच्चों, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताया, आई एम वेटिंग फॉर यू, अगर आपको और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछना है पूछो, आई विल क्लियर यू डाउट्स, ठीक है। बताओ और किसी के दिमाग में है? स्पेसिफिक पेपर स्पेसिफिक पूछो, जनरल क्वेश्चंस है मेरे को अलग से पूछोगे तो मैं बिल्कुल आंसर दे दूंगा। आइडेंटिफाई कॉन्सेप्ट में 2 कॉन्सेप्ट रिलेटेड लग रहे हैं तो हाँ वेरी गुड। अगर आइडेंटिफाई कॉन्सेप्ट वाला 2 मार्क का जो क्वेश्चन है उसमें अगर आपको लगता है कि यार यहाँ पे ये भी कॉन्सेप्ट है वो भी कॉन्सेप्ट है, दोनों लिख दो, दोनों लिख दो। बट जनरली ऐसा नहीं होना चाहिए, जनरली एक ही कॉन्सेप्ट होता है, नॉर्मली हम लोग देखते हैं, बट आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट में 2-2 नाम आपको लग रहे हैं, जैसे मैंने कोरिलेशन वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि अगर आपको डाउट आ रहा है सर यहाँ पे 2 आंसर्स, तो आपको दोनों लिखना चाहिए। वैसे अगर कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करते थे आपको डाउट आ रहा है यार ये 2 कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, क्लियर, 2-2 कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, दोनों लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, और जस्ट अ मिनट, एक सेकंड रुक जाओ।
डिस्टिंग्विश बिटवीन में कितने पॉइंट्स लिखना है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए। ओके, डिफरेंस में बेसिस लिखना कंपलसरी है क्या? यस, लिखोगे तो बेटर होगा, कंपलसरी तो नहीं बोलूंगा मैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए बच्चों अगर आपको पता है तो लिखो बेसिस, इट्स वेरी सिंपल यार। जब भी आप कोई डिफरेंस लिखते हो तो आपको पता होगा ना वो क्या पॉइंट है, ठीक है ना? तो बेसिस जो होता है वो लिखना बहुत इजी होता है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। इनफैक्ट चॉइस है वहां पे आपके पास, तो आप देखो कि आपको कौन सा आता है और आप उस हिसाब से लिखो। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे हैं सर 4 पॉइंट लिखना है क्या डिस्टिंग्विश में? बच्चों आपके पास टाइम है ना तो आप डेफिनेटली लिखना चाहिए, ठीक है? आप एक काम करो ना, अभी एक राउंड में आप डिस्टिंग्विश बिटवीन के 4 पॉइंट्स लिख के देखो, ज्यादा डिटेल में खींचना नहीं है। एक चीज प्लीज दिमाग में रखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन दूसरे सब्जेक्ट से थोड़े अलग होते हैं। मेरे ख्याल से एसपी में आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन 12 मार्क्स के लिए आता है ना, ऐसा है क्या? एसपी में डिस्टिंग्विश बिटवीन का वेटेज ज्यादा है, एम आई राइट? एसपी में ज्यादा है, राइट? तो एसपी में आप ढंग से लिखना डिटेल में। इकोनॉमिक्स में 2 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, मैं 4 पॉइंट लिखने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास हमें मार्क्स कट करने का स्कोप उसको देना नहीं है। 4 पॉइंट लिखो, छोटा छोटा लिखो, ज्यादा डिटेल में उसको एक्सप्लेन नहीं करना, ठीक है? ओके, सो अगेन वो पॉइंट को आप दिमाग रखो, 4 पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ वैसे, प्रेफरेबली बनती कोशिश 4 पॉइंट लिखने की कोशिश करना, छोटा लिखो बट 4 पॉइंट लिखना चाहिए, करेक्ट? अच्छा, एक चीज और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा मैंने ना देखा है स्टूडेंट्स एसपी में अलग प्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे प्लीज ऐसा मत करना, ठीक है? फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को ये बोलते हैं सर फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मेरे को पूरे पॉइंट्स आते थे, मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले फीचर्स लिख दिए बुलेट पॉइंट्स, बाद में उसका एक्सप्लेनेशन लिखा। नो, डू नॉट डू इट दिस वे हियर, ठीक है? फॉर एग्जांपल वो स्टूडेंट ने क्या किया, पूरे फीचर लिख दिए, नंबर 1 लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, नंबर 2 लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, नंबर 3 फ्री एंट्री एंड एग्जिट, ऐसे उसने पूरे फीचर्स लिख दिए, फीचर्स पूरे बुलेट पॉइंट्स लिख दिए, बाद में एक्सप्लेन कर रहा है। अरे भाई डबल डबल रिपीट यहाँ मत करो, यहाँ टाइम ही नहीं आपके पास, यहाँ आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। हो सकता है शायद एसपी में थोड़ा ज्यादा टाइम आपके पास रहे, इधर इतना टाइम नहीं रहता है बच्चों, सो डू नॉट टेक दैट रिस्क। समझ में आई बात? आप ऐसे प्रेजेंट करते थे एसपी में, पहले पूरे फीचर्स लिख रहे हो, बाद में नीचे एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो। इफ यू आर डूइंग इट इन एसपी, वो एसपी के लिए ठीक है, यहाँ पे ठीक नहीं होगा, ठीक है ना? इधर नहीं कर रहे हो, ठीक है, एसपी में कर रहे हैं, कुछ बच्चे कर रहे हैं, यहाँ प्लीज मत करो ऐसा, इधर टाइम नहीं मिलता है बच्चों। थोड़ा सा आप देखो, मैंने जो टिप्स मैंने आपको बताया वो फॉलो करो। आप अब नेक्स्ट पेपर से आप इस तरीके से प्रेजेंट करोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, मार्क्स भी बढ़ेंगे, ठीक है? और मार्क्स बड़े हैं ये देखिए, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, राइट? सो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताया। अच्छा, एनीथिंग एल्स जो यहाँ पे डिस्कस हम लोग कर सकते हैं? और के कुछ चॉइस के क्वेश्चंस लिखना नहीं है, अरे चॉइस के क्वेश्चंस लिखोगे उतना टाइम कहाँ है आपके पास? यू डू नॉट हैव टाइम, जो लिख रहे हो ढंग से लिखो, खत्म। जो भी लिख रहे हो ढंग से लिखो, खत्म। ओके, how to make questions which have specific answers, non-tax revenue features of foreign trade। हाँ, ये बहुत सही पॉइंट है, राइट? बच्चों कुछ स्टूडेंट्स का बोलना ही है कि सर लॉ ऑफ डिमांड वाला जो क्वेश्चन आपने डिस्कस किया है वो तो ऑलरेडी बड़ा था, उसको हमने 4 पेज में भर दिया है, ठीक है? बट कुछ कुछ छोटे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि नेशनल इनकम के कुछ क्वेश्चन हो गए, या फिर फॉरेन ट्रेड के फीचर्स बताओ, ये क्वेश्चन हो गए, इसको लेंदी नहीं कर सकते, सही बात है। जनरली जनरली मेरा ऐसा एक सजेशन है आपको बच्चों, जब आपको 3 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मेरी ये रिक्वेस्ट है, बनती कोशिश जितना हो सके उतना माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को चूज करो। क्यों? माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं उधर थोड़ा ज्यादा लिखने का स्कोप बनता है, ठीक है? हम लोग वहां लेंथ को बढ़ा सकते हैं, लॉ ऑफ डीएमयू हो गया, लॉ ऑफ डिमांड हो गया, लॉ ऑफ सप्लाई हो गया, इलास्टिसिटी हो गया, ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना आप इसको बड़ा लिख सकते हो, ठीक है? और मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस 8 मार्क के लिए थोड़ा सा आप अवॉइड करोगे ना तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है? जनरली आप ऐसे क्वेश्चंस लिखना चाहिए बच्चों जो आपको कॉन्फिडेंस है कि आप इसको थोड़ा बड़ा लिख सकते हो, जितना बड़ा लिखोगे उतने ज्यादा मार्क्स होंगे, सही है? सो दिस इज हाउ इट इज। यस, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, जो हैंड रेज कर रहा है। ओके, चलो बच्चों, मेरे को लगता है मैंने मैक्सिमम चीजों को डिस्कस कर लिया, ठीक है? अच्छा, राइट। सो बच्चों यहाँ पे मैक्सिमम अपना डिस्कशन हो चुका है, मैंने ट्राई किया है कि आपको मैं बताऊं कि कैसे पेपर को ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं, टिप्स फॉलो करोगे
तो आपको 100% बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, पेपर आप बहुत सही तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है।